farmohub.pk। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है एनाटमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार सब बच्चे दुरूद पाक की तिलावत करें, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, इसके कितने पार्ट्स हैं। दो पार्ट्स इसके होते हैं। एक को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, प्लस एलिमेंट्री कैनाल के साथ जो जो ऑर्गन एसोसिएट होते हैं, जो हमारी डाइजेशन में हमें हमारी मदद करते हैं, हम उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, कि वो ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, उनकी लोकेशन क्या है, वो किधर प्रेजेंट है और उनका काम क्या है। ठीक है, बेसिकली उनका मैक्सिमम काम तो आपने फिजियोलॉजी में पढ़ना है। यहाँ पे हमने जो मेन चीज़ पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि ऑर्गन की पोजीशन किधर है। ठीक है, उस ऑर्गन की एनाटॉमिकल डिवीजन क्या है, उसकी सरफेसेस, उसके फीचर्स क्या हैं, और थोड़ा सा उसका फंक्शन का भी देखेंगे। ठीक, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर टू कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी एंड बेसिक न्यूट्रिएंट्स टू फीड द बॉडी। डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों बेसिकली होता क्या है कि जो आप खाना या एनर्जी इनटेक करते हैं रॉ फॉर्म में, हमारी बॉडी उसको प्रोसेस करती है, उसके अंदर से एनर्जी को, न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल लेती है और वो ब्लड में भेज देती है एनर्जी के लिए। ठीक है, और जो बाकी फोक यूजलेस वेस्ट मटेरियल होता है उसे फीसिस में कन्वर्ट करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देती है। ये काम है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। ये देखें बच्चों, ये वो डायग्राम है जो आप लोग अपने बचपन से मैट्रिक एफएससी के ज़माने से ड्रॉ करते आ रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा इसको देखते हैं। सबसे पहले आप खाना खाते हैं, आप खाना अपने मुंह के जरिए खाते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल बंदा, इसलिए आपको ये कह रहा हूँ, एक नॉर्मल बंदा खाता है कि जो इल पेशेंट्स होते हैं, जो वेंटिलेटर पे होते हैं, वो खाना ओरली नहीं खा सकते, तो उन्हें फिर हम नोज के थ्रू खाना उनको प्रोवाइड करते हैं। वो एक ट्यूब होती है, उसे कहते हैं नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब, एनजी ट्यूब। वो नोज के थ्रू आपके ईसोफेगस को रीच किया जाता है और फिर वहां से खाना आपके स्टमक में प्रोवाइड किया जाता है। नॉर्मल बंदा मुंह से खाता है। ठीक है, तो सबसे पहले माउथ ओरल कैविटी के अंदर आप देखें टंग है। टंग के अलावा आपको टीथ यहाँ पे मिलते हैं जो कि खाने को चबाते हैं। टंग का क्या काम होता है कि उसे रोल करना, उसे लुब्रिकेट करना। और यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। बच्चों, तीन मेजर तरह के स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। देयर आर 3 मेन पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड। बाकी हंड्रेड्स ऑफ माइनर स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, उन्हें नहीं हमने देखना। 3 मेजर पेयर होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड के। एक पेयर होता है पैरोटिड ग्लैंड का, एक पेयर होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड का, और एक होता है सबलिंगुअल ग्लैंड का। ये एक एक ग्लैंड नहीं है, एक पेयर ऑफ ग्लैंड है। यानी कि पैरोटिड ग्लैंड मुंह की एक साइड पे प्रेजेंट है, तो उसी तरह मुंह की दूसरी साइड पे भी प्रेजेंट है। 2 पैरोटिड ग्लैंड है, तो ये मिलके एक पेयर होता है। तो आपने कहना देयर आर 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड, यानी कि देयर आर टोटल 6 स्लाइवरी ग्लैंड्स विच आर इंपॉर्टेंट। 2 पैरोटिड, 2 सबमैंडिबुलर और 2 सबलिंगुअल। सब मैंडिबुलर कहाँ पे होते हैं? आपके मैंडिबल के पास, आपके मैंडिबल के नीचे पड़े होते हैं। सब लिंगुअल कहाँ होते हैं? आपकी लिंगुअल कहते हैं जुबान को, टंग को, लिंगुला। ठीक है, तो आपकी टंग के नीचे पड़े होते हैं। और पेरोटिड कहाँ पे होते हैं? पेरोटिड आपके रूफ ऑफ ओरल कैविटी के अंदर, यानी कि आपके कान के पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कान और चीक्स के दरमियान यहाँ पे। अच्छा, ये 3 ग्लैंड्स का क्या काम होता है? ये लुब्रिकेशंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और आपका फूड जो है ना वो जूसी रहता है। उसके बाद खाना कहाँ जाता है? फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद इसोफेगस में। अब ये आपको उन्होंने फूड बोलस दिखाया हुआ है। यहाँ से जाता है स्टमक में। स्टमक के बाद आपको यहाँ पे सारे ऑर्गन नजर आ रहे हैं, लिवर, गॉल ब्लैडर, ड्यूडेनम, पेंक्रियाज, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सीकम, अपेंडिक्स। ठीक है ना, लेकिन खाना कहाँ जाता है? इसोफेगस के बाद स्टमक में। स्टमक में प्रोसेस होता है, उस पे एसिड और एंजाइम्स एक्ट करते हैं, प्रोटीन की डाइजेशन होती है। उसके बाद खाना जाता है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बच्चों 3 पार्ट्स होते हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये सारा आपका पुराना नॉलेज है जो आपने पढ़ा हुआ है। मैं सिर्फ एक बार डायग्राम से रिवाइज करवा रहा हूँ, आगे जाके ये चीज डिटेल से पढ़ेंगे। ड्यूडेनम में जाता है। ड्यूडेनम के बाद कहाँ जाता है? जेजुनम में। जेजुनम के बाद किधर जाता है? आइलियम में। आइलियम के बाद ये जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, सीकम में जाता है, फिर कोलोन में जाता है, एंड पे रेक्टम में चला जाता है।
और रेक्टम के बाद रेक्टम में स्टोर होता है और एनस के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो बच्चों ये आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि मैंने आपको समझाया है। अब हम डिटेल से एक एक चीज़ पढ़ते हैं। बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम को ना हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड इज एक्सेसरी ऑर्गन्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? बेसिकली पूरा आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है। द एलिमेंट्री कैनाल इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT। GIT के अंदर बेसिकली स्टमक और इंटेस्टाइन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। GIT के अंदर बेसिकली स्टमक और इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना एलिमेंट्री कैनाल की, तो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ एक पूरी लॉन्ग ट्यूब है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट आपका माउथ है और जिसका एंड पॉइंट आपकी एनस है, ठीक है। यानी कि माउथ से आप फूड इनटेक करते हो और एनस के थ्रू आप जो है ना फीसिस वो एक्सक्रीट करते हो। तो माउथ से लेके एनस तक का सारा रास्ता, इसको अगर एक लॉन्ग ट्यूब कंसीडर करें तो इसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल और इसके साथ एसोसिएटेड ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। अब आपको कहता है कि जी द मेन पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल आर, सबसे पहले तो माउथ है, आपको मैंने डायग्राम में दिखाया है। माउथ ओरल कैविटी कहते हैं। उसके बाद फूड किधर जाता है? फेरिंग्स में, थ्रोट में, गले में। अब फेरिंग्स में जाने, यहाँ पे आपने चीज़ देखी होगी, बच्चों ने गौर नहीं किया हुआ। फेरिंग्स से ज़्यादा वो ग्रे कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। बच्चों ये क्या है? ये जो ग्रे कलर का स्ट्रक्चर है ना, ये है आपका ट्रेकिया। मैं आपको क्लोजअप करके दिखाता हूँ। ये वाला पॉइंट देख रहे हैं आप, जहाँ से फेरिंग्स और ट्रेकिया स्टार्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट को कहते हैं ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस, ठीक हो गया। यहाँ से बच्चों होता क्या है, जब आप खाना खा रहे होते हो ना, तो आपके फूड के पास दो रास्ते होते हैं। या तो आपके खाने वाली नाली में चले जाए, खुराक वाली नाली में, जिसे आप कहते हैं ईसोफेगस या फेरिंग्स, और दूसरी ऑप्शन होती है आपके सांस की नाली में चले जाए, उसे कहते हैं ट्रेकिया। तो इसीलिए कहते हैं कि खाना खाते हुए बात ना करें। अगर आप बात करेंगे तो क्या होगा, ग्लॉटिस और ट्रेकिया, इसके ऊपर एक फ्लैप होता है, उसे कहते हैं ईसो और एपिग्लॉटिस। वो फ्लैप उसने कवर किया होता है सांस की नाली को, ताकि खाना सांस की नाली में ना जाए और सीधा खुराक की नाली में चला जाए, जिसे हम कहते हैं फेरिंग्स या ईसोफेगस। तो जब आप बोलते हैं तो क्या होता है, वो फ्लैप उठ जाता है, क्योंकि जाहिर बात है जब आप बोलेंगे तो आपके मुंह से हवा बाहर आएगी ना। आप हवा सांस अंदर लेके जाते हुए तो नहीं ना बोल सकते। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सारी जिंदगी आपकी जान नहीं छोड़ेगा। ये आपने याद रखना है कि हम किस फेज ऑफ रेस्पिरेशन में बोलते हैं। जब हम बोलते हैं तो हम इंस्पायर कर रहे होते हैं कि एक्सहेल कर रहे होते हैं, तो हम एक्सहेल कर रहे होते हैं जब हम बोल रहे होते हैं। तो जब हम बोलते हैं खाना खाते हुए तो हमारी एक्सहेलेशन होती है, वो फ्लैप, वो ढकना ऊपर से उठ जाता है और खाने का सांस की नाली में जाने का शदीद खतरा होता है। खुदा ना खास्ता किसी का खाना या किसी का नवाला बोलस सांस की नाली में चला जाए, ट्रेकिया में, तो डायरेक्ट ऑन दी स्पॉट डेथ है, क्योंकि चोकिंग हो जाती है, ठीक है। यहाँ से आपको पता चला थ्रॉट का क्यों जिक्र है, क्योंकि थ्रॉट के थ्रू वो आपके इसोफेगस में जाता है, ठीक है। आपके इसोफेगस में चला गया, उसके बाद आपका स्टमक आता है, फिर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, फिर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन आती है, फिर रेक्टम एंड एनल कैनाल, एनस आती है, ठीक है। तो ये सारी एलिमेंट्री कैनाल है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको हर जगह काम आएगी, ना सिर्फ एनाटमी में बल्कि फिजियोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, बल्कि आपकी हिस्टोलॉजी में काम आएगी, वो ये होगी कि आपकी पूरी जो GIT है ना, उसके अंदर 4 लेयर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। हिस्टोलॉजिकली देखें तो आपकी 4 लेयर इन्वॉल्व है। सबसे पहली लेयर है म्यूकोजा, पूरी GIT में। म्यूकोजा के बाद है सब म्यूकोजा, देन कम्स मस्कुलरिस एक्सटर्ना, ठीक है, या मस्कुलरिस प्रोप्रिया, देन कम लास्ट लेयर विच इज कॉल्ड इट सीरोजा। ये 4 नाम आपको याद होने चाहिए कि पूरी GIT के अंदर हिस्टोलॉजिकली अगर हम देखें तो 4 लेयर्स हमें मिलती हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। सबसे पहली म्यूकोजा, उसके बाद सब म्यूकोजा, फिर मस्कुलरिस प्रोप्रिया और फिर सीरोजा। अच्छा बच्चों, म्यूकोजा के अंदर 3 चीजें आती हैं। सबसे पहली आती है एपिथेलियल लाइनिंग। हमने एपिथेलियम पढ़ी थी ना, हर चीज की एक एपिथेलियम होती है। तो सबसे आउटर लेयर होती है म्यूकोजा। तो जाहिर बात है सबसे बाहर एपिथेलियम ही पड़ी होगी ना, उसके बाद फिर जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे। तो सबसे पहले म्यूकोजा के अंदर सबसे बाहर एपिथेलियम पड़ी होगी, ठीक है। उसके बाद सेंटर में पड़ा होगा लैमिना प्रोप्रिया। लैमिना प्रोप्रिया क्या होता है? बेसिकली एक कनेक्टिव टिश्यू
और फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक। उसके बाद आती है लेयर मस्कुलैरिस म्यूकोजा। मस्कुलैरिस म्यूकोजा नाम से पता चल रहा है कि मसल्स होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर आती है, उसे कहते हैं सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होंगी, एक तो कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा सब म्यूकोजल प्लेक्सिस ऑफ ऑटोनॉमिक नर्व्स, इसे कहते हैं मीजनर्स प्लेक्सिस, ठीक है। ये बेसिकली नर्व फाइबर्स का एक प्लेक्सिस होता है। प्लेक्सिस कहते हैं एक जमघट्टा, एक नेटवर्क को, ठीक है, एक जाल को। तो सब म्यूकोजल प्लेक्सिस होता है, इसको कहते हैं मीजनर्स प्लेक्सिस, इसका नाम याद रखना है। देन कम्स योर थर्ड लेयर विच इज कॉल्ड एज मस्कुलैरिस। इस मस्कुलैरिस बेसिकली ये मसल लेयर होती है, इसके अंदर आपके इनर सर्कुलर मसल होते हैं और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल होते हैं। कैसे होता है, मसल्स की अरेंजमेंट होती है, इनर का मतलब अंदर वाली साइड पे और आउटर का मतलब बाहर वाली साइड पे। अंदर वाली साइड पे बच्चों सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और आउटर बाहर वाली साइड पे लॉन्गिट्यूडनली मसल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर भी एक नर्व प्लेक्सिस होता है, उसे कहते हैं मायेंट्रिक नर्व प्लेक्सिस, या इसका दूसरा नाम होता है ऑरबैक मायेंट्रिक नर्व प्लेक्सिस। यहाँ तो आप इसको मायेंट्रिक प्लेक्सिस कह लें, मायेंट्रिक नर्व प्लेक्सिस, यहाँ पे ऑरबैक नर्व प्लेक्सिस कह लें, ठीक है। और आखिरी लेयर आती है सिरोजा। सिरोजा को एडवेंटिशिया भी कहते हैं। ये एक थिन लेयर होती है, बारीक सी, इसमें कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपके लेवल पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपने सिर्फ ये याद रखनी है कि पूरी जीआईटी को अगर हम हिस्टोलॉजिकली देखें तो पूरी जीआईटी की 4 लेयर्स हैं। सबसे बाहर म्यूकोजा, फिर सब म्यूकोजा, फिर मस्कुलैरिस और फिर सिरोजा या एडवेंटिशिया, ठीक है। 4 नाम हो गए। अब आपने याद रखना है कि इनके अंदर क्या क्या होता है। ये टेबल एज इट इज याद करना है, अगर प्रॉफ में आए एज इट इज ड्रॉ करके आना। म्यूकोजा के अंदर 3 चीजें होती हैं, एपिथेलियम होती है, लैमिना प्रोप्रिया होता है और मस्कुलैरिस म्यूकोजा होता है, ठीक है। दूसरी लेयर सब म्यूकोजा, इसके अंदर 2 चीजें होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू और मीजनर्स प्लेक्सिस, ठीक है। थर्ड मस्कुलैरिस, मस्कुलैरिस के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक मसल लेयर होती है, इनर सर्कुलर मसल होते हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल होते हैं, और दूसरा इसमें होता है मायेंट्रिक नर्व प्लेक्सिस या ऑरबैक नर्व प्लेक्सिस। और जो आखिरी लेयर है एडवेंटिशिया या सिरोजा, उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब सेकंड पार्ट हमने जीआईटी का पढ़ा था, वो था एक्सेसरी ऑर्गन्स। एक्सेसरी ऑर्गन्स के अंदर बच्चों वो वाले ऑर्गन्स या ग्लैंड्स होते हैं जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं। हम स्टार्ट से शुरू करते हैं, हमारी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, कौन से ऐसे ग्लैंड्स हैं, ऑर्गन्स हैं जो कि हमें असिस्ट करते हैं हमारी डाइजेशन में। बच्चों सबसे पहले तो हमारी टंग है। क्यों? हमारी टंग रोल करती है, फूड को मिक्स करती है। फिर सलेवरी ग्लैंड्स जो कि सेक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं और फूड को, बोलस को खुश्क नहीं होने देते, उसको जूसी रखते हैं। फिर टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स का क्या काम होता है ये हम आगे जाके देखते हैं। टॉन्सिल्स बच्चे हमारे फेरिंक्स में ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं कि जो आपके फूड को डायरेक्टली तो कोई सिक्रीट नहीं करते, लेकिन आपको जो मैकेनिकल प्रोसेस है ना फूड की च्यूइंग का और फूड का आपके पैलेट से लेके आपके इसोफेगस में जाने का, उस प्रोसेस को एड करते हैं टॉन्सिल्स स्ट्रक्चरली, ठीक है। उसके बाद आप फेरिंग्स में आ जाओ, तो फेरिंग्स, इसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं और फूड को जो है ना वो जूसी रखते हैं, खुश्क नहीं होने देते, क्योंकि अगर खुश्क होगा तो उसकी ट्रांसपोर्ट में मसला आएगा, फ्रिक्शन आएगी। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, ये सारे वो ऑर्गन्स हैं जो कि अपनी सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रीट करते हैं और फूड की डाइजेशन में मदद करते हैं। फिर एपिग्लॉटिस which tips posteriorly at the pharynx to prevent food from entering the larynx and respiratory tract। ये वही बात जो मैंने आपको डायग्राम में समझाई थी कि ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप होता है एपिग्लॉटिस, जो कि पोस्टीरियरली उसने ग्लॉटिस को कवर किया होता है ताकि हमारा जो खाना है वो फेरिंग्स में जाए, ठीक है, लैरिंक्स में या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ट्रैकिया में ना जाए, ठीक हो गया। और एक नया लफ्ज आपके लिए है मिजेंट्री, ठीक है। मिजेंट्री के आगे उसने लिखा है न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गन that helps hold the intestines to the posterior abdominal cavity। बच्चों मिजेंट्री बेसिकली कोई ऑर्गन नहीं है। मिजेंट्री में आपको आम लफ्जों में समझाता हूँ, जिस तरह आप सब चिकन खाते हैं, गोश्त खाते हैं, तो उसके साथ एक उसकी आप कह लें झिल्ली सी लगी होती है, चर्बी जिसे आप कहते हैं। तो बेसिकली वो झिल्ली आप उसको कह लो या एक आप मेम्ब्रेन कह लो, एक सीरियस मेम्ब्रेन कह लो, जो कि आपकी स्ट्रक्चर्स को ना आपकी बॉडी के वॉल के साथ बांध के रखती है, उसे कहते हैं मिजेंट्री। हम आगे जाके पढ़ते हैं कि मिजेंट्री का क्या काम होता है डाइजेशन के अंदर। बेसिकली होता है कि जो आपका फूड डाइजेस्ट हो रहा होता है ना, और मैकेनिकली वो उसकी चर्निंग हो रही होती है और उसकी मिक्सेशन हो रही होती है और वो सारे ऑर्गन के अंदर पास कर रहा होता है,
तो वो थोड़ा हल्की हल्की सी मूवमेंट प्रोवाइड करता है, तो मेसेंट्री उस मूवमेंट को रोक के रखती है। बच्चों ये डायग्राम, अगर ये वाली स्लाइड अगर आपको समझ आ गई ना, तो समझ लें आपको जिंदगी में कभी भी डाइजेशन नहीं भूलेगी। आपसे सोते जागते कोई बंदा पूछेगा ना डाइजेशन कैसे होती है, तो आप एक दो लफ्जों के अंदर पूरी डाइजेशन उसे समझा देंगे। एक दफा मैं इसको पढ़ता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ वेयर फूड इज च्यूड एंड मिक्सड विद सलाइवा टू फॉर्म अ बोलस। The bolus produced is then swallowed down the pharynx and esophagus via peristaltic contractions and into the stomach. In the stomach, it is mixed with gastric juice to form a semi-fluid substance called as chyme, then moved to the duodenum small intestine. Most of the digestion takes place in the stomach and duodenum of small intestine. Water and some minerals are reabsorbed into the colon of the large intestine. The chyme is turned to feces. The feces is defecated from the anus via the rectum. बच्चों इस खूबसूरती से दो लफ्जों में उसने आपकी माउथ से लेकर एनस तक होने वाला तमाम वाकया बता दिए। कहता है कि डाइजेशन माउथ के अंदर स्टार्ट होती है। जब फूड को हम चबाते हैं तो उसके साथ सलाइवा मिक्स होता है और जो स्ट्रक्चर बनता है या जो एक हमारे पास मटेरियल आता है उसे कहते हैं बोलस। अब हमने हमारा जो फूड था, जो हमने खाया था रॉ मटेरियल की फॉर्म में, वो कन्वर्ट हो गया बोलस के अंदर। अब उस बोलस को हमने निगला, स्वेलो किया, वो चला गया फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद वो चला गया इसोफेगस में। अब ये कैसे जा रहा है नीचे? दो वजह से। पहली वजह है पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। आपके फेरिंग्स, आपके इसोफेगस से लेके आपकी रेक्टम तक एक मूवमेंट हो रही होती है जिसे कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टालसिस। इस मूवमेंट का काम ये होता है कि आपके फूड को ऊपर से नीचे लेके आना, यानी कि माउथ से इसोफेगस में, फिर स्टमक में, स्मॉल, ऊपर से नीचे लेके आ रही है मूवमेंट, अपनी तरफ खींच रही है फूड को। और अगर ये मूवमेंट उल्टी हो जाए, एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो जाए, तो फिर आपको वॉमिटिंग होती है, यानी कि अंदर का खाया पिया बाहर आता है। तो हमने बाहर का खाया पिया अंदर भेजना, इसलिए पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन है। अब ये खाना चला गया आपका स्टमक में। अब स्टमक में आपका गैस्ट्रिक जूस होता है, वो उस बोलस के साथ मिलता है और मूवमेंट होती है, मिक्स होता है फूड। फिर उस फूड को जिसको हमने बोलस कहा था, अब वो बन चुका है काइम। क्या बन चुका है? काइम। अब ये काइम चला गया बच्चों ड्यूडेनम के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जिस तरह स्टमक में गैस्ट्रिक जूस एक्ट किया था, अब जब ये पहुंचा ड्यूडेनम के अंदर तो वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस वो उसने एक्ट किया इसको। उसके बाद ये खाना जो काइम था ये चला गया लार्ज इंटेस्टाइन में। उस लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ? लार्ज इंटेस्टाइन ने उस फूड के अंदर से, उस काइम के अंदर से पानी खींच के बाहर निकाल लिया, बॉडी को दे दिया, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स सब कुछ खींच के बाहर निकाल लिया कोलॉन में। अब जो काइम बचा था उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं, कोई पानी नहीं, कोई मिनरल, वो एक फोक है, खसखस है, उसे कहते हैं फीसिस। अब ये फीसिस जो है ना, ये आपकी रेक्टम में जाके स्टोर होता है और फिर जब आपकी रेक्टम डायलेट कर जाती है, रेक्टम भर जाती है, तो फिर ब्रेन में सिग्नल जाता है, एक रिफ्लेक्स जाती है, उसे कहते हैं डेफिकेशन रिफ्लेक्स। वो आपको कहता है भैया मुझे फीसिस है, अब मुझे वॉशरूम जाना है, और उसको फीसिस को आप एक्सपेल आउट कर देते हो वाया एनस। ठीक हो गया? ये आपका बच्चों पूरा डाइजेशन का प्रोसेस है। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसके अंदर आपको दिखाया हुआ है लोकेशन ऑफ ऑर्गन। अच्छा बच्चों, हम अपने पूरे एब्डोमेन को ना 4 इमेजिनरी लाइंस की मदद से ना डिवाइड करते हैं। इसको कहते हैं प्लेन्स ऑफ द एब्डोमेन। दो आपको नजर आ रही हैं, 2 वर्टिकल लाइंस हैं, 2 लंबी लाइंस हैं और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इन 4 लाइंस की मदद से हम अपने पूरी एब्डोमिनल कैविटी को, पूरी एब्डोमेन को 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है? अच्छा बच्चों, अब ये 9 पार्ट्स, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको बता दूं। ये आपकी प्रॉफ में क्वेश्चन आता है एज इट इज कि आपने एब्डोमेन के पार्ट्स बताने होते हैं, तो आपने डायग्राम बनानी होती है। ये जो मेरे लेफ्ट पे डायग्राम है, ये डायग्राम बनानी होती है। आपने बना के आपने सारे इसी तरह लाइंस ड्रॉ करनी है, हर पार्ट का नाम लिखना है। उसके बाद आपने नीचे हर पार्ट का नाम लिख के बताना है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। तो ये बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। अच्छा जी, ये याद करवाने का बड़ा आसान तरीका है, जिस तरह मेरे टीचर ने मुझे याद करवाया था, मैं आपको याद करवाता हूँ। अब बच्चों, आपको यहाँ पे 9 खाने, 9 डब्बे नजर आ रहे हैं। सबसे सेंटर वाले डब्बे के अंदर आपका बेली बटन है, जिसे कहते हैं अम्बलाइकस। ठीक है? तो सेंटर वाले रीजन को हम कह देते हैं अम्बलाइकल रीजन। याद हो गया ना? अम्बलाइकस से याद रख लो अम्बलाइकल रीजन। ठीक हो गया? अब अम्बलाइकस के ऊपर अगर आप देखें तो उसके ऊपर उसने लिखा हुआ है एपिगैस्ट्रिक रीजन। ठीक हो गया? एपिगैस्ट्रिक रीजन।
इस रीजन में आपका स्टमक प्रेजेंट होता है, और स्टमक का दूसरा नाम होता है एपिगैस्ट्रियम। तो इसलिए हमने अम्बिलिकस से ऊपर स्टमक था, स्टमक को एपिगैस्ट्रियम कहते हैं, तो हमने इस रीजन को कह दिया एपिगैस्ट्रिक रीजन। ठीक हो गया, एपिगैस्ट्रिक रीजन। अम्बिलिकल से ऊपर वाले को का एपिगैस्ट्रिक रीजन, और अम्बिलिकल से नीचे वाले को का हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। अब एपी का मतलब होता है ऊपर, और हाइपो का मतलब होता है नीचे, और हाइपोगैस्ट्रिक का मतलब जो स्टमक से नीचे, यानी कि सबसे ऊपर एपिगैस्ट्रिक रीजन जिसमें स्टमक था, फिर अम्बिलिकस, और अम्बिलिकस से नीचे आ गया हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन को हम प्यूबिक रीजन भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब आप सबसे ऊपर चले जाए एपिगैस्ट्रिक रीजन। एपिगैस्ट्रिक रीजन के राइट और लेफ्ट साइड पे जो रीजन है ना, उसको कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। राइट साइड वाले को कह दिया राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, और लेफ्ट वाले को कह दिया लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। याद हो गया। अब नीचे आ जाओ, अम्बिलिकस। इसी तरह अम्बिलिकस के राइट और लेफ्ट, अच्छा राइट और लेफ्ट रीजन में ना आपके पास किडनीज प्रेजेंट होती है, लेकिन बैक साइड पे पोस्टीरियरली। आप अपने फ्रंट साइड, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ फ्रंट साइड है, इसी की बैक साइड पे आपकी किडनीज प्रेजेंट होती हैं। तो हम अम्बिलिकस के राइट लेफ्ट को कहेंगे राइट लंबर रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन। लंबर रीजन होता है जिसमें किडनीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, आपको 7 क्वाड्रेंट्स याद हो गए। अब सबसे नीचे आ जाए, राइट हाइपोगैस्ट्रियम या हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के राइट और लेफ्ट पे देखें, उसने लिखा राइट इलियक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन, या फिर राइट इंग्वाइनल रीजन, या फिर राइट लेफ्ट इंग्वाइनल रीजन। बच्चों यहाँ पे ना आपकी हिप बोन का वो एक पार्ट प्रेजेंट होता है, जिसको हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे ना हिप बोन के, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। तो आपको जो इलियम होता है ना, इलियक क्रेस्ट, ये आपकी जो अक्सर आप अपने यहाँ पे बेली के नीचे फ्लैंक पे हाथ रख के खड़े होते हैं, तो जिस जगह पे आप हाथ रखते हैं वो इलियक क्रेस्ट होता है, इलियक बोन होती है। तो इस वजह से इसको कहा है इलियक रीजन। राइट साइड का होता है राइट इलियक रीजन, लेफ्ट साइड का होगा तो लेफ्ट इलियक रीजन। ये आपको बच्चों एब्डोमिनो पेल्विक रीजन की डिवीजन याद हो गई। बहुत आसान है, आपने 4 इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करनी है, 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल। ठीक है, और इसकी वजह से आपके 9 डब्बे बनेंगे, 9 खाने। 9 खानों के अंदर आपने पूरे एब्डोमेन को डिवाइड कर दिया। हर खाने का एक एक नाम है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट है वो भी हम देखेंगे। बहरहाल ये डायग्राम आप बच्चों ने याद करनी है, इसको ड्रॉ करना है, ये हर बच्चे को आनी चाहिए। ये देखें जनाब, ये भी वही बात है, कहता है कि आप एब्डोमेन को 9 रीजन्स में डिवाइड करते हैं, 2 वर्टिकल लाइंस और 2 हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस की वजह से। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं और आपके पास ये सारे रीजन्स आ जाते हैं। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, दरमियान में एपिगैस्ट्रिक, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, दरमियान में अम्बिलिकल, राइट इलियक, लेफ्ट इलियक, दरमियान में हाइपोगैस्ट्रियम। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ से ना बच्चों हम माउथ से स्टार्ट करेंगे। अपनी जो ओरल कैविटी है ना, अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम है जीआईटी, उसके एक एक ऑर्गन को हम तफसील से पढ़ेंगे। ठीक है, जितना इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा इट इज मोर देन इनफ। अच्छा, सबसे पहले बच्चों कहता है माउथ या ओरल कैविटी जो है ना, इसके अंदर 2 चीजें होती हैं। एक इसके अंदर होती हैं बोन्स, ठीक है, और एक इसके अंदर होते हैं मसल्स। अब आपने याद रखना है कि जो माउथ है, ओरल कैविटी है, इसकी बाउंड्रीज है। बाउंड्रीज का मतलब ये होता है कि इसके आगे का प्रेजेंट है एंटीरियरली, इसके पीछे का प्रेजेंट है पोस्टीरियरली, इसके साइड्स पे क्या प्रेजेंट है लेटरली, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है सुपीरियरली, और इसके नीचे का प्रेजेंट है इंफीरियरली। जस्ट एग्जांपल कि अगर मैं आपको एक डब्बा दूं और उस डब्बे के अंदर जाके आप बैठ जाएं, तो आपके एक सामने दीवार होगी जो आपके इंटीरियर होगी, एक आपके पीछे दीवार होगी पोस्टीरियर। इसी तरह आपके दोनों साइड्स पे दीवार होगी, राइट लेफ्ट कह लें या लेटरल कह लें। आपकी एक छत होगी सुपीरियर सरफेस और आपकी एक जमीन होगी इंफीरियर सरफेस। तो आपने याद रखना कि माउथ या ओरल कैविटी में एंटीरियरली क्या होता है। अब हम माउथ के अंदर जाके बैठे हुए हैं और हम देख रहे हैं, अब हमारे सामने दांत है, लिप्स और टीथ और लिप्स। ठीक है, एंटीरियरली क्या है लिप्स, पोस्टीरियरली क्या है, इट इज कंटिन्यूस विद द ओरोफेरिंग्स पार्ट ऑफ फेरिंग्स। पोस्टीरियरली जो है ना जगह, वो आपकी फेरिंग के साथ जाके मिल जाती है। अब हम आगे जाके पढ़ेंगे कि फेरिंग्स के 3 हिस्से होते हैं। जो फेरिंग्स का हिस्सा नोज के अंदर होता है उसे कहते हैं नेजोफेरिंग्स, जो ओरल कैविटी के अंदर होता है उसे कहते हैं ओरोफेरिंग्स, और एक और हिस्सा होता है जो ईसोफेगस के अंदर होता है, उसको आप कह लो, उसका एक और नाम होता है ईसोफेरिंग्स कहते हैं उसको। आई थिंक वो आगे जाके देखते हैं। पोस्टीरियरली आपको समझ आ गया। उसके बाद लेटरली, अब आपकी साइड्स पे क्या है, साइड पे आपके चीक मसल्स हैं, दोनों साइड की चीक्स हैं। ठीक है, मसल्स ऑफ द चीक्स। सुपीरियरली क्या है, बाय द बोनी हार्ड पैलेट एंड मस्कुलर सॉफ्ट पैलेट। अच्छा, सुपीरियरली अब समझना है, आपके जुबान के ऊपर जो आपका, जिसको आप कहते हैं तालू, तालू कहते हैं ना उर्दू में आम जुबान में, आप इसको इंग्लिश में कहते हैं पैलेट। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है हार्ड पैलेट और एक होता है सॉफ्ट पैलेट।
बच्चों जो दांतों के बिल्कुल साथ स्टार्ट हो रहा है ना, वो होता है हार्ड पैलेट। आप उसको हाथ लगा के देखें, वो हार्ड होता है। जो पीछे चले जाएंगे जहाँ से आपकी टंग खत्म हो रही है, वहां पे जब आप टंग हाथ लगाएंगे ना, अंगूठा लगाएंगे, तो सॉफ्ट सॉफ्ट सी जगह होगी, इसे कहेंगे सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, तो कहते हैं स्पीरियरली क्या है, हार्ड पैलेट है और मस्कुलर। हार्ड पैलेट क्यों हार्ड होता है, क्योंकि उसमें बोन्स होती हैं। और सॉफ्ट पैलेट इसलिए सॉफ्ट होता है, वहां पे बोन खत्म हो जाती है और वहां पे मसल शुरू हो जाता है। ठीक है, और इंफीरियरली क्या है, इंफीरियरली आपकी टंग है। टंग क्या है, बेसिकली टंग एक मसल है। ठीक है, एंड सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ। तो आपको बच्चों ओरल कैविटी समझ आ गई। ओरल कैविटी इज द फर्स्ट प्लेस वेयर डाइजेशन स्टार्ट। और ओरल कैविटी का स्ट्रक्चर क्या है, इंटीरियरली, पोस्टीरियरली, लेटरली, सुपीरियरली, इंफीरियरली। ये डायग्राम भी शो की हुई है, इससे आपको समझ आ जाएगी, ये आपने याद रखना है। फिर मैंने आपसे सिलिवरी ग्लैंड का जिक्र किया था। मोस्ट एनिमल्स हैव 3 मेजर पेयर ऑफ सिलिवरी ग्लैंड एंड हंड्रेड्स ऑफ माइनर सिलिवरी ग्लैंड्स दैट डिफर इन द टाइप ऑफ सेक्रीशन दे प्रोड्यूस। अब हमने यहाँ से याद रखना है कि 3 मेजर पेयर हैं ग्लैंड्स के, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। इनकी पोजीशन क्या है, डायग्राम से देखें। ठीक है, और इनकी जो सेक्रीशंस होती हैं वो किस तरह की होती हैं। ये बच्चे एमसीयू में भी आता है, ये आपसे प्रॉफ में पूछा भी जाता है और आपसे वाइवा में भी पूछते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, पैरोटिड ग्लैंड, उसकी जो सेक्रीशन होती है ना, वो सीरस सेक्रीशन होती है, वाटरी सेक्रीशन होती है। सीरस वाटरी आप कह लो, इसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है, और जो सब मैंडिबुलर होती है या सब मैक्सिलरी होती है, उसकी मिक्स होती है सेक्रीशन, यानी कि उसकी सेक्रीशन के अंदर हमारे पास सीरस सेक्रीशन भी होगी और म्यूकस सेक्रीशन भी होगी। ठीक हो गया। और जो सब लिंगुअल ग्लैंड है, वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर बेसिकली जो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो होता है म्यूकस। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि पैरोटिड ग्लैंड की सेक्रीशन जो होती हैं वो सीरस होती हैं या वाटरी होती हैं। सबलिंगुअल की जो सेक्रीशंस होती हैं वो हमारे पास म्यूकस होती हैं, म्यूकस टाइप की होती हैं। और जो सब मैंडिबुलर है, उसकी मिक्स्ड सेक्रीशन होती है, यानी कि सीरस भी होती हैं और म्यूकस भी होती है। यहाँ से बच्चों आपको तीनों ग्लैंड्स की पोजीशन पता चल गई डायग्रामेटिकली। फिर आपकी टंग। बच्चों आपकी जो टंग है ना, ये बेसिकली इट इज एंटायर मस्कुलर ऑर्गन। ये पूरा मसल है, इसमें कोई हड्डी नहीं है, कोई लिगामेंट नहीं है, कोई टेंडन नहीं है। ये पूरे का पूरा मस्कुलर ऑर्गन होता है, एक लार्ज मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसने आपकी मैक्सिमम ओरल कैविटी को जो है ना वो ऑक्यूपाई करके रखा होता है। इट इज अटैच टू इट्स बेस टू द हायोइड बोन एंड बाय थिन फोल्ड्स ऑफ टिश्यू कॉल्ड एज फ्रेन्युलम एंड टू द फ्लोर ऑफ द माउथ। ठीक है, कहता है आपकी टंग जो है ना, ये आपके माउथ के फ्लोर, आपकी ओरल कैविटी के फ्लोर से कैसे अटैच होती है। सबसे पहले तो एक हायोइड बोन होती है आपकी नेक के अंदर। ठीक है, जो आपकी टंग की बेस होती है ना। अच्छा, आपको टंग की अब एनाटॉमी थोड़ी समझाऊं। सबसे आगे टंग की टिप होती है, इसके कहते हैं टिप ऑफ द टंग, जिसे आप मुंह से बाहर निकालते हैं। और टिप ऑफ द टंग के बिल्कुल ऑपोजिट बैक पे चले जाएं तो होती है बेस ऑफ द टंग। तो बेस ऑफ द टंग जो होती है ना बच्चों, वो आपकी हायोइड बोन के साथ अटैच होती है, जो कि नेक बोन है। ठीक है, और साइड से अगर देखें तो आपकी टंग की लेटरल जो वॉल्स होती है ना, वो नीचे आपके माउथ से अटैच होती है वाया फ्रेन्युलम। फ्रेन्युलम क्या होता है, आपके सॉफ्ट टिश्यू, आपके लिगामेंट का ना एक फोल्ड होता है। आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि टंग आपकी ओरल कैविटी से 2 तरीकों से अटैच है। सबसे पहले तो जो टंग की बेस है वो पीछे हायोइड बोन से अटैच है। ठीक है, और जो आपकी टंग की जो लोअर सरफेस है, जो इंफीरियर सरफेस है, वो सॉफ्ट टिश्यू का फोल्ड होता है फ्रेन्युलम, उसके थ्रू अटैच होती है माउथ के साथ। अच्छा बच्चों, अब आपको ना अपनी जुबान के अंदर एक लंबी सी जो है ना लाइन नजर आ रही है और एक वी शेप की लाइन नजर आ रही है। जो वी शेप की लाइन है ना, इसे कहते हैं टर्मिनल सल्कस। ये आपकी टंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक इंटीरियर पार्ट और एक पोस्टीरियर पार्ट। समझ आई बच्चों? ये आपको टर्मिनल सल्कस नजर आ रहा है, टर्मिनल सल्कस जो एक वी शेप लाइन है। इस वी शेप लाइन ने आपकी टंग को 2 सरफेसेस में डिवाइड किया है, एक एंटीरियर सरफेस और एक पोस्टीरियर सरफेस। जो एंटीरियर सरफेस है ना, उसके अंदर आपके पेपिला है। पेपिला क्या होते हैं, हम आगे जाके पढ़ते हैं। पेपिला ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। टेस्ट बड क्या चीज होती है, जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ खानों का, मुख्तलिफ चीजों का टेस्ट नजर आ, टेस्ट फील होता है कि ये मीठा है, ये कड़वा है, ये ठंडा है, ये गर्म है, ये स्वीट है, ये सॉल्ट है, ये तुर्श है, ये सिट्रस है। ठीक है ना, तो सारे टेस्ट होते हैं। ये आपके पेपिला टेस्ट बड्स का काम होता है उनको सेंस करना। और पोस्टीरियरली अगर देखें तो कंटेन्स फ्यू स्मॉल ग्लैंड्स एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ लिम्फोइड टिश्यू द लिंगुअल टॉन्सिल। टंग की इंटीरियर सरफेस है जिसके अंदर आपको पेपिला और टेस्ट बड्स नजर आ रहे हैं, और टंग की पोस्टीरियर सरफेस है जिसपे आपको टॉन्सिल्स नजर आ रहे हैं।
लिंगुअल टॉन्सिल नजर आ रहा है आपको, पैलेटाइन टॉन्सिल नजर आ रहा है आपको। उसके अलावा एक और यहाँ पे टॉन्सिल होता है, 3 तरह के टॉन्सिल होते हैं, एक होते हैं पैलेटाइन, एक होते हैं लिंगुअल, और एक पीछे फेरिंग्स के अंदर होते हैं, उन्हें कहते हैं फ्रेंजियल टॉन्सिल। ठीक है, तो आपको अब समझ लग गई कि जो टर्मिनल सर्कस है ये ग्रूव है, एक लाइन है जो कि आपके टंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हमने टंग पेपिला का नाम पढ़ा था। पेपिला जो है ना, ये बेसिकली क्या है, दीज आर टिनी रेस्ड प्रोट्रूजन्स ऑन द टंग दैट कंटेन टेस्ट बड्स, द 3 टाइप्स ऑफ पेपिला। देखो, आपकी टंग स्मूथ नहीं होती, इसके ऊपर हल्के हल्के से ना उभार होते हैं, उन उभारों को, उन प्रोट्रूजन्स को हम कहते हैं पेपिला। इन पेपिला के अंदर टेस्ट बड्स होते हैं। कोई बुक्स कहती हैं कि आपकी टंग के अंदर 3 पेपिला है, कोई कहती हैं 4, लेकिन आपने याद रखना है कि 4 पेपिला होते हैं, 4 तरह के। इनके नाम याद रखने हैं, इनकी शेप याद रखनी है। फंजीफॉर्म पेपिला होते हैं, फिलीफॉर्म होते हैं, सर्कमवेलेट होते हैं, फोलिएट होते हैं। जो फंजीफॉर्म होते हैं ना, वो मशरूम लाइक होते हैं, ठीक है, और जो फिलीफॉर्म होते हैं वो फिल्म थ्रेड लाइक होते हैं। सर्कमवेलेट वी शेप होते हैं और फोलिएट होते हैं। कहता है एक्सेप्ट फॉर द फिलीफॉर्म दीज पेपिला अलाउ अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्वीट, सॉल्ट, बिटर, सोर एंड उमामी और सेवरी फ्लेवर। ये बच्चों 4-5 तरह के फ्लेवर्स होते हैं, एक स्वीट मीठा, सॉल्टी नमकीन, बिटर तुर्श, सौर खट्टा, और उमामी। उमामी एक फ्लेवर होता है, ये अभी तक इस पे काम हो रहा है कि उमामी फ्लेवर कौन सा है। ये बेसिकली जो प्रिजर्वेटिव्स के अंदर होता है ना, जिस तरह आपने अगर जो फीमेल्स है उनको पता होगा, वो रूख ख्योड़ा एक चीज होती है जो चावलों के अंदर, जर्दे के अंदर, बिरयानी के अंदर डालते हैं। अब रूख ख्योड़ा एक ऐसी चीज है जिसका कोई आप क्लियरली टेस्ट बता नहीं सकते कि मीठा है, उसका टेस्ट नहीं होता, उसकी एक स्मेल होती है, उसका स्मेल और टेस्ट मिक्स होता है। इस तरह का एक फ्लेवर होता है उमामी। तो यहाँ से बच्चों आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले आपका फोलिएट पेपिला है, वेलेट पेपिला है, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म है, ठीक है। वेलेट और सर्कमवेलेट एक ही बात है। तो ये टंग पेपिला आपको याद होने चाहिए, ये आपसे प्रॉफ में पूछे जाते हैं, वाइवा में पूछे जाते हैं, एमसीयू में आते हैं, ठीक है। व्हाट आर टंग पेपिला, व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस। इनकी सिग्निफिकेंस ये है कि इनके अंदर टेस्ट बड्स होते हैं, कितने टाइप के हैं, 4 तरह के, इनके नाम के, इनकी शेप के, इनका काम के, ठीक। तो इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। अच्छा जी, ओरल कैविटी के अंदर जो चीजें हमें असिस्ट करती हैं डाइजेशन के अंदर, उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हमारे दांत, टीथ। अच्छा, आम जुबान में कहते हैं ना, दांत किसके अंदर खुबे या किसके अंदर पेनिट्रेट हुए होते हैं, वो होते हैं जॉज के अंदर, अपर जॉ, लोअर जॉ। अपर जॉ जो होता है उसे कहते हैं मैक्सिला, और लोअर जॉ जो होता है उसे कहते हैं मैंडिबल। मैंडिबल बोन हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो ये जो मैंडिबल और मैक्सिला, इनकी मूवमेंट की वजह से क्या होता है, फूड क्रश होता है और मिक्स होता है, ठीक है। ये इसका काम है कि च्यूइंग के लिए अलाउ करते हैं। तो ये बात याद रखना है कि जो लोअर जॉ है ना, मैंडिबल, सिर्फ वो मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, अपर जॉ नहीं। अपर जॉ फिक्स होता है, ठीक है, अपर जॉ फिक्स होता है, लोअर जॉ मूवेबल होता है, जिसकी वजह से च्यूइंग होती है, ठीक है। यहाँ से एक एमसीक्यू भी बनता है कि द मैंडिबल इज द ओनली मूवेबल बोन इन द जॉ, बाकी पूरे जॉ के अंदर कोई बोन मूवेबल नहीं है। हमारे बच्चों 20 परमानेंट टीथ होते हैं स्टार्ट में, टेम्पररी टीथ जिसको आप दूध के दांत कहते हैं, उसके बाद फिर वो गिर जाते हैं और 32 परमानेंट टीथ आते हैं, ठीक है। 32 परमानेंट टीथ होते हैं, जो कि उन 20 टेम्पररी टीथ होते हैं, इनको कहते हैं डेसिडुअस टीथ, DECIDOUS, डेसिडुअस टीथ, यानी कि दूध के दांत, वो 20 होते हैं। फिर वो जब गिर जाते हैं और परमानेंट दांत आते हैं तो 32 होते हैं। उन 32 की क्लासिफिकेशन क्या है, दीज आर 8 इंसाइजर्स, 8 कैनाइन्स, 8 प्रीमोलर्स। तो ये कितने हो गए, 8 इंसाइजर, 8 प्रीमोलर, 8 8 16, और 4 कैनाइन्स, 16 और 4 20, और 12 मोलर्स। ये कितने हो गए, 20 और 12 32। तो ये आपने याद रखना है कि कितने इंसाइजर्स हैं, कितने कैनाइन्स हैं, कितने प्रीमोलर्स हैं, कितने मोलर हैं। तो जिसके नाम और इनकी नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। उसके बाद बच्चों जो आपका माउथ के बाद पार्ट आता है वो होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स का क्या काम होता है, मैंने आपको बताया था, आपके ओरल कैविटी को एंटीरियरली, इसकी ओरल कैविटी होती है, उसको किससे कनेक्ट करता है, ओरल कैविटी को ईसोफेगस के साथ। यानी कि फूड जो है ना, वो ओरल कैविटी से फेरिंग्स के थ्रू होता हुआ ईसोफेगस में आ जाता है। फेरिंग्स के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जो नोज के साथ अटैच होता है उसे कहते हैं नेजोफेरिंग्स, जो ओरल कैविटी के साथ अटैच होता है उसे कहते हैं ओरोफेरिंग्स, और जो आपकी लेरिंग्स के साथ, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साथ इन्वॉल्व होता है उसे कहते हैं लेरिंजियोफेरिंग्स। हम आगे जाके सारा देखते हैं।
तो बच्चे फेरिंग्स का काम क्या होता है? इट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द नेजल कैविटी बाय द सॉफ्ट पैलेट एंड द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बाय द इसोफेगस एपिग्लॉटिस। ठीक हो गया। इस डायग्राम से बच्चों आपको समझ आएगा एपिग्लॉटिस और फेरिंग्स का समझ। देखो होता पता क्या है, जब आप फूड चबा रहे होते हैं ना और फूड को स्वेलो कर रहे होते हैं, निगल रहे होते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, आपका जो पैलेट होता है ना, सॉफ्ट पैलेट, वो थोड़ा सा ऊपर मूव करता है और आपके ऊपर यहाँ पे ये देखें, ऊपर आपका नेजोफेरिंग्स नोज प्रेजेंट होती है। तो ये सॉफ्ट पैलेट आपको नजर आ रहा है, ब्लू एरो ऊपर की तरफ हुआ है, तो ये सॉफ्ट पैलेट ऊपर होके उस नेजोफेरिंग्स को क्लोज कर देता है। ठीक है, उस नेजोफेरिंग्स को क्लोज करने का ये फायदा होता है कि आपका खाना ऊपर नाक के अंदर नहीं जाता, नीचे फेरिंग्स के अंदर जाता है, खाने वाली नाली के अंदर, जिसे कहते हैं इसोफेगस। अब जी आपका खाने को ऊपर जाने से तो रोक दिया हमने, अब नीचे जा रहा है। अब नीचे भी तो दो खतरे हैं ना, ऐसा ना हो कि कहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम या उसमें एपिग्लॉटिस में चला जाए। तो उसके लिए एक ना फ्लैप होता है एपिग्लॉटिस, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है एपिग्लॉटिस, और इसके नीचे आपको लिरिक्स नजर आ रहा है। इस डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में ये जो फ्लैप था एपिग्लॉटिस, ये डोम शेप हो गया, इसने आपके लेरिंग्स की ओपनिंग को क्लोज कर दिया। अगर तो ये इसी तरह रहता, ये देखें अब ये उठा हुआ है ना, कोई चीज आसानी से आपकी लेरिंग्स पे जा सकती है। तो यहाँ से खाना अगर तो खुदा ना इसोफेगस की बजाय आपके एपिग्लॉटिस की उठने की वजह से चला जाए आपके लेरिंग्स के अंदर, तो क्या होगा, आपकी सांस वाली नाली के अंदर, जिस तरह अम्मियाँ कहती हैं कि खाना खाते हुए बोलना नहीं है, सांस की नाली में खाना चल रहा है, तो ये होता है कि जब आप बोलते हैं तो आपका एपिग्लॉटिस ऊपर की तरफ उठ जाता है और खाना जो है ना इसोफेगस में जाने की बजाय एपिग्लॉटिस के थ्रू ग्लॉटिस में चला जाता है, लेरिंग्स में चला जाता है, रेस्पिरेटरी स्पैज़म हो जाता है ऑन द स्पॉट डेथ। तो ये दो काम होते हैं बच्चों फेरिंग्स के, कि ऊपर नेजल कैविटी के अंदर खाने को जाने से रोकता है, किसके थ्रू, सॉफ्ट पैलेट के थ्रू, और नीचे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि एपिग्लॉटिस के थ्रू रोकता है खाने को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लेरिंग्स में जाने के। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया फेरिंग्स का क्या काम होता है। फेरिंग्स जो है ना एंटीरियरली ओरल कैविटी को कनेक्ट करता है पोस्टीरियरली इसोफेगस के साथ। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स। और इसका काम क्या होता है फेरिंग्स के? इसके दो काम होते हैं कि ये खाने को ऊपर नेजल कैविटी में नहीं जाने देता, किसकी मदद से रोकता है, सॉफ्ट पैलेट की मदद से, और ये खाने को नीचे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जाने देता, किसकी मदद से रोकता है, एपिग्लॉटिस की वजह से। तो फेरिंग्स वाला वाघ ने ये ड्यूटी दी है कि भाई आपने खाने को ओरल कैविटी से लेके बाहिफाजत इसोफेगस में डाइट की जो खुराक की नाली है उसमें भिजवाना है, उसको आपने ऊपर से नोज में नहीं जाने देना और नीचे से आपने उसको ट्रेकिया के अंदर, लेरिंग्स के अंदर नहीं जाने देना। ठीक हो गया। देन कम्स योर इसोफेगस। अब जी आपका खाना बाहिफाजत पहुंच गया इसोफेगस। इसोफेगस को हम कहते हैं गलेट, और इसोफेगस इसको ई से भी लिखते हैं, ओ से भी लिखते हैं। ये बच्चे ऐसा ऑर्गन है जिसके थ्रू आपका फूड जो है ना वो फेरिंग से स्टमक में चला गया। अब आप ये पूरी कनेक्शन देखें, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस, इसोफेगस के बाद स्टमक। तो इसोफेगस ने यहाँ पे खाने को फेरिंग से पकड़ के स्टमक के अंदर फेंकना है। ठीक है, और ये कैसे मूवमेंट होती है? मूवमेंट होती है पेरिस्टाल्सिस की वजह से, मैंने आपको बताया था। और ये पेरिस्टाल्सिस क्यों होता है? मसल यहाँ पे ना बच्चों पूरी जीआईटी के अंदर मैंने आपको बताया था उसकी चार लेयर है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा। तो सब म्यूकोजा के अंदर आपको देखा था ना आपने, म्यूकोजा के अंदर भी मस्कुलरिस लेयर थी, ठीक है, और एक अलहदा से भी मस्कुलरिस। यहाँ पे बड़े ज्यादा मसल्स प्रेजेंट होते हैं, उन मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पेरिस्टाल्सिस होती है और खाना नीचे की तरफ मजीद नीचे पुल होता है। अब यहाँ पे बच्चों आपने ये बात एमसीयू में आती है कि इसोफेगस की लेंथ कितनी है और इसका डायमीटर कितना है। तो जो इसोफेगस है ना बच्चों, ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। ये याद रखने एमसीक्यू आता है। और ये मीडियन प्लेन, मीडिया स्टर्नम क्या होता है ये हम आगे जाके देखेंगे। आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि ये मीडियन प्लेन में होता है, बॉडी के मिड लाइन में होता है। ठीक है, इन द थॉरैक्स एंटीरियर टू द स्पाइनल कॉलम, स्पाइनल कॉलम से आगे होता है, बट पोस्टीरियर टू द ट्रेकिया। अब इस बात का क्या मतलब है? ये देखें, डायग्राम देख रहे हैं, आगे क्या पड़ा हुआ है, ट्रेकिया, पीछे पड़ा हुआ है इसोफेगस, और इसोफेगस के मजीद पीछे चले जाए तो आपका स्पाइनल कॉर्ड पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपका इसोफेगस जो है ना वो स्पाइनल कॉलम के लिहाज से एंटीरियर है, लेकिन ट्रेकिया के लिहाज से पोस्टीरियर पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। अब बच्चों ये एक पक्का क्वेश्चन है जो सालों से आ रहा है प्रॉफ में, एमबीबीएस में भी आता है, बीडीएस में भी आता है, फॉर्म डी के अंदर भी आता है, डीएनएस, हर किसी के अंदर आता है सवाल। ये है कि जी आपके इसोफेगस की कॉन्स्ट्रिक्शंस,
अच्छा, कंस्ट्रिक्शन क्या होता है? मैं एक चीज को दबा के पकड़ूं, उसके बाद जब मैं छोड़ दूं तो उसके ऊपर मेरी उंगलियों के निशान रह जाएंगे। उन निशानों को कहते हैं कंस्ट्रिक्शन। वहां से इसोफेगस या वहां से जो चीज मैंने अपने हाथ में पकड़ी होगी वो दबाई जाएगी। इसी तरह हमारी इसोफेगस की ना बच्चों, जैसे जैसे हमारा इसोफेगस वर्टिब्रल कॉलम के लिहाज से नीचे मूव कर रहा होता है तो उसकी 3 कंस्ट्रिक्शंस बनती हैं, 3 नैरोइंग बनती हैं, ठीक है। और वहां पे कुछ स्ट्रक्चर्स के इम्प्रेशंस, उनके निशानात आ जाते हैं। इसको कहते हैं कंस्ट्रिक्शंस ऑफ द इसोफेगस। होता क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। 3 कंस्ट्रिक्शंस होती हैं। सबसे पहली को कहते हैं सर्वाइकल कंस्ट्रिक्शन, फिर आती है थोरेसिक कंस्ट्रिक्शन, और फिर नंबर 3 पे आती है डायाफ्राग्मेटिक कंस्ट्रिक्शन। आपको पता है आपके सबसे ऊपर सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, उसके बाद फिर आपके थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं, उसके बाद फिर आपके नीचे लंबर वर्टिब्रा होते हैं, और आपका डायफ्राम आ जाता है, ठीक है। डायफ्राम को तो पता है ना, लंग्स के नीचे एक शीट होती है, मस्कुलोस्केलेटल शीट होती है डायफ्राम, जो ऊपर मूव करती है तो आपके लंग्स जो है वो डीइंफ्लेट होते हैं, हवा बाहर निकल जाती है। और जब वो नीचे मूव करते हैं तो आपके लंग्स को जगह प्रोवाइड करते हैं, आपके लंग्स के अंदर हवा भर जाती है और आप इनहेल करते हो, ठीक। तो मस्कुलर शीट होती है। तो कहता है जो सर्वाइकल कंस्ट्रिक्शन है ना सबसे ऊपर, उसको कहते हैं अपर इसोफेगियल स्फिंक्टर। वहां पे होता है अपर इसोफेगियल स्फिंक्टर। ये वो वाली जगह होती है जहाँ पे फेरिंग्स मीट करता है इसोफेगस के, जहाँ से फेरिंग्स खत्म हुआ और इसोफेगस स्टार्ट हुआ, वहाँ पे इसोफेगस के ऊपर एक वॉल्व होता है जो इसोफेगस को नॉर्मली बंद रखता है। ये वॉल्व तब खुलता है जब खाना आता है, ठीक है। वरना अगर हर वक्त खुला रहे तो क्या हो, हर वक्त खुला रहे तो आपको खुदा ना सा वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो ये यहाँ पे एक वॉल्व होता है, उसे कहते हैं अपर इसोफेगियल स्फिंक्टर। इसी तरह एक वॉल्व नीचे होता है जहाँ इसोफेगस खत्म होता है और स्टमक स्टार्ट होता है, उसे कहते हैं लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर। तो बहरहाल पहली कंस्ट्रिक्शन आपको पता चल गई, सर्वाइकल कंस्ट्रिक्शन होती है, इसको अपर इसोफेगियल स्फिंक्टर के लेवल पे कहते हैं। फिर दूसरी जो कंस्ट्रिक्शन होती है ना, वो होती है थोरेसिक कंस्ट्रिक्शन। ये इसको कहते हैं ब्रोंको एओर्टिक कंस्ट्रिक्शन। ये कहाँ पे होती है, जहाँ पे आपका इसोफेगस जो होता है ना, उसे आर्च ऑफ एओर्टा क्रॉस करती है। अभी आगे जाके डायग्राम में पढ़ते हैं, सब समझ आ जाएगी। पहली कंस्ट्रिक्शन कहाँ पे हुई, जहाँ पे इसोफेगियल स्फिंक्टर था। दूसरी कंस्ट्रिक्शन कहाँ पे हुई, जहाँ पे आर्च ऑफ एओर्टा ने इसोफेगस को क्रॉस किया। और तीसरी कंस्ट्रिक्शन होती है डायफ्राग्मेटिक कंस्ट्रिक्शन, वेयर इट पासिस थ्रू द इसोफेगियल हियटस ऑफ द डायफ्राम एट T10 बिफोर एंटरिंग द स्टमक। ठीक हो गया बच्चों। डायाफ्राम के अंदर एक सुराख होता है जिसके थ्रू आपका इसोफेगस पास करता है। ये सुराख किस लेवल पे होता है, अगर हम पीछे पोस्टीरियरली आ जाए तो पीछे आपके थोरेसिक वर्टिब्रा पड़े हुए हैं। जो 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं T1 to T12। तो जो 10th वाला थोरेसिक वर्टिब्रा है ना T10, उसके लेवल पे ये ओपनिंग होती है, डायफ्रेगमेटिक ओपनिंग, जिसके थ्रू आपका इसोफेगस पास करता है। इस ओपनिंग को कहते हैं हियटस, इसोफेगियल ओपनिंग या इसोफेगियल हियटस, ठीक है, डायफ्राम में होता है T10 के लेवल पे। तो यहाँ पे भी स्टमक पे कंस्ट्रिक्शन आती है, इसोफेगस पे कंस्ट्रिक्शन आती है, एक दबाव आता है, इसे कहते हैं डायफ्रेगमेटिक कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। ये देखें जी, ये 3 मैंने आपको डायग्राम इसमें एक ऐड की है। कहते हैं इसोफेगस है 3 एनाटॉमिक कंस्ट्रिक्शन। सबसे पहली है फ्रेंजो इसोफेगियल कंस्ट्रिक्शन। द फर्स्ट इज एट द जंक्शन विद द फेरिंग्स, जहाँ पे आपका फेरिंग्स खत्म होता है और इसोफेगस स्टार्ट होता है। ये देखें फ्रेंजो इसोफेगियल कंस्ट्रिक्शन, यहाँ पे आपका फेरिंग्स खत्म हो गया और इसोफेगस स्टार्ट हो गया। सबसे पहले ये कंस्ट्रिक्शन आई। दूसरी कंस्ट्रिक्शन आई थोरैको एब्डोमिनल कंस्ट्रिक्शन, या इसको कहते हैं ब्रोंको एओर्टिक कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, या एओर्टो ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन। ये वहां पे होती है जहाँ पे आपकी एओर्टिक आर्च जो होती है ना, वो ब्रोंकस के आगे से क्रॉस करती है उसे। ये देखें, ये रेड रेड आपको आर्च ऑफ एओर्टा नजर आ रहा है और पीछे ट्रेकिया पड़ा हुआ है। ट्रेकिया डिवाइड कर रहा है राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में। तो जहाँ पे ट्रेकिया या ब्रोंकस के ऊपर आर्च ऑफ एओर्टा क्रॉस कर रही है, पीछे इसके क्या पड़ा हुआ है, ट्रेकिया के पीछे इसोफेगस। हमने शुरू में देखा आगे आगे ट्रेकिया, पीछे पीछे इसोफेगस। तो जब आर्च ऑफ एओर्टा ट्रेकिया के आगे से पास कर रही है तो उसका क्या मतलब, ट्रेकिया और एओर्टा इन दोनों का इंप्रेशन इसोफेगस पे पड़ रहा है, इसोफेगस दबाई जा रही है। तो यहाँ से समझ लगी है दूसरी कंस्ट्रिक्शन कौन सी होती है, थोरेसिक कंस्ट्रिक्शन या ब्रोंको एओर्टिक कंस्ट्रिक्शन। और तीसरी कंस्ट्रिक्शन बच्चे होती है डायफ्रेगमेटिक कंस्ट्रिक्शन। द थर्ड इज एट द जंक्शन विद द स्टमक। ये देखें, ये आपको डायफ्राम नजर आ रहा है। डायफ्राम के अंदर एक ओपनिंग है जिसे कहते हैं इसोफेगियल ओपनिंग या इसोफेगियल हियटस। इस ओपनिंग के थ्रू आपका इसोफेगस स्टमक से जाके मिल रहा है, ठीक है। तो ये T10 के लेवल पर होती है। तो ये है जी तीसरी कंस्ट्रिक्शन। अब जल्दी से बच्चों, तीनों कंस्ट्रिक्शन मैंने आपको पढ़ाई है।
इसको मेरे साथ ओवरव्यू करो। देखो तीन आपको पार्ट्स नजर आ गए, सर्वाइकल पार्ट जो सर्वाइकल वर्टिब्रा के लेवल पे होगा, थोरेसिक पार्ट जो थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे होगा, और एब्डोमिनल पार्ट जो आपके इस क्या कहते हैं इसको डायफ्राम इसके लेवल पे होगा। ठीक है, तो सर्वाइकल लेवल पे होगी सर्वाइकल कंस्ट्रिक्शन, फिर होगी थोरेसिक कंस्ट्रिक्शन और होगी एब्डोमिनल कंस्ट्रिक्शन। थोरेसिक वाले को क्या कहते हैं, सॉरी सबसे ऊपर सर्वाइकल वाले को क्या कहते हैं, सर्वाइकल कंस्ट्रिक्शन कह लो, फेरेंजियो इसोफेगियल कंस्ट्रिक्शन कह लो क्योंकि फेरिंग्स और इसोफेगस मिलते हैं, या इसको अपर इसोफेगियल स्फिंक्टर कह लो। ठीक है, C6 के लेवल पे होता है। ये एमसीक्यू में आता है कि सर्वाइकल कंस्ट्रिक्शन जो पहली कंस्ट्रिक्शन है किस लेवल पे होती है, C6 के लेवल पे। फिर आती है थोरेसिक, इसको आप थोरेसिक कंस्ट्रिक्शन कह लो, लेफ्ट ब्रोंकस या एओर्टिक आर्च कंस्ट्रिक्शन कह लो, या इसको थोरेको एओर्टिक कह लो, या ब्रोंको एओर्टिक कह लो, कुछ भी कह लो। ये T4 के लेवल पे होती है। किस लेवल पे होती है, T4 के लेवल पे होती है। और किस वजह से होती है मैंने आपको बता दिया। उसके बाद डायफ्रेगमेटिक कंस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है ना, ये लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर के लेवल पे होती है। सर्वाइकल अपर इसोफेगियल स्फिंक्टर के लेवल पे थी, और डायफ्रेगमेटिक लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर के लेवल, कौन से लेवल पे, T10। तो आपको यहाँ से ये भी बच्चों यूक्यू है, ये आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यूक्यू या यूनिवर्सिटी क्वेश्चन क्या बनता है कि इसोफेगस की कितनी कंस्ट्रिक्शन होती हैं, 3 कंस्ट्रिक्शन होती हैं, उनके नाम क्या क्या होते हैं, सर्वाइकल कंस्ट्रिक्शन, थोरेसिक कंस्ट्रिक्शन, एब्डोमिनल कंस्ट्रिक्शन। किस किस लेवल पे होती हैं, सर्वाइकल वाली C6 के लेवल पे होती है, थोरेसिक वाली T4 के लेवल पे होती है, और एब्डोमिनल वाली T10 के लेवल पे होती है। फिर तीसरी और चौथी चीज में पूछते हैं कि बच्चों ये कंस्ट्रिक्शन किस लेवल पे होती है, क्यों होती है, किस वजह से होती है। तो आपने कहना है कि सर सर्वाइकल कंस्ट्रिक्शन होती है अपर इसोफेगल स्फिंक्टर की वजह से। वहां पे अपर इसोफेगल स्फिंक्टर होता है, कंस्ट्रिक्ट कर रहा होता है, जहां से फेरिंग्स खत्म होता है इसोफेगल स्टार्ट होती है। और थोरेसिक क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे आर्च ऑफ एओर्टा ने आपके ट्रेकिया आपके ब्रोंकस को क्रॉस करना होता है, जिसकी वजह से दबाव पड़ता है इसोफेगस पे, और यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन आती है। और तीसरी कंस्ट्रिक्शन T10 के लेवल पे होती है जब डायाफ्राम के अंदर इसोफेगियल हियाटस के थ्रू आपका इसोफेगस स्टमक से जाके मिलता है, तो वहां पे भी दबाव आता है। तो ये 3 बच्चों कॉन्स्ट्रिक्शन आपने याद रखनी है, इनको नहीं भूलना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा बच्चों, आपको इसोफेगस की कॉन्स्ट्रिक्शन समझ लग गई। अब कहते हैं कि जैसे ही डायफ्राम के थ्रू इसोफेगियल हियाटस ऑफ द डायफ्राम के थ्रू इसोफेगस नीचे की तरफ आया, तो वो कर्व होता है ऊपर की तरफ, और कर्व होके स्टमक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि स्टमक से अटैच हो जाता है। ये देखो यहाँ से इसोफेगस आया, एब्डोमिनल इसोफेगस आके थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, और ऊपर होके स्टमक के अंदर एंटर हो गया। ठीक हो गया। कहते हैं दिस शार्प एंगल एज वेल एज द स्फिंक्टर एट ईच एंड कार्डिक स्फिंक्टर प्रिवेंट्स द रीगर्जिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द इसोफेगस। ठीक हो गया बच्चों। इसोफेगस जहाँ से स्टार्ट हुआ वहां पे भी एक स्फिंक्टर था, एक वॉल्व था जिसने इसोफेगस को बंद करके रखा हुआ था, उसे कहते हैं अपर इसोफेगियल स्फिंक्टर। खाना आता था तो वो स्फिंक्टर खुलता था। इसी तरह जहाँ इसोफेगस खत्म होता है और स्टमक स्टार्ट होता है, वहां पे भी एक वॉल्व होता है, एक स्फिंक्टर होता है, उसे कहते हैं लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर, जिसे आपके दूसरा नाम होता है कार्डिक स्फिंक्टर। बच्चों ये स्फिंक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्मली बंद रहता है। जब इसोफेगस में खाना आता है तो ये लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर खुलता है और खाना आपके स्टमक में चला जाता है। ठीक हो गया। जिन लोगों में ये लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर खराब हो जाता है, अपना मसल छोड़ देता है, अपना काम छोड़ देता है, यहाँ के मसल वीक हो जाते हैं, उनमें होती है एसिडिटी, तेजाबियत, हार्टबर्न। क्यों? स्टमक का जो खाना जिसके अंदर एसिड मिला होता है वो नॉर्मली तो इसोफेगस के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर बंद होता है। लेकिन जब लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर खराब हो जाता है, खुल जाता है, तो खाना रीगर्जिटेट कर जाता है, ऊपर की तरफ इसोफेगस में आ जाता है और हमारी खाने वाली नाली में आ जाता है। कभी आपने नोट किया कि आप खाना खाते साथ ही सो जाएं और स्पाइसी फूड खा के सो जाएं, तो बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है। पाकिस्तान में एक मेजर डिजीज है पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो होता क्या है कि आपका लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर अपना काम छोड़ जाता है, जिसकी वजह से आपका जो स्टमक का एसिडिक कंटेंट होता है वो आपके इसोफेगस में आ जाता है, और आपको ऐसा लगता है कि तेजाबियत हो रही है, सीना जल रहा है, खाने की नाली जल रही है, खट्टे डिगार आ रहे हैं, कानों तक दर्द रेडिएट कर रही है। ठीक है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। वही आगे बात देखिए, इसोफेगस की थिक वॉल होती है, 4 लेयर्स होती हैं, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस, एडवेंटिशिया, जो हमने पढ़ा था। उसके बाद बच्चों आपका आ जाता है स्टमक। स्टमक का किस बच्चों को नहीं पता, ये बच्चों स्टमक एक जे शेप ऑर्गन होता है, इन्वर्टेड जे शेप। ठीक है, ये एक एनलार्ज हॉलो पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्पेशलाइज्ड इन द एक्यूमुलेशन ऑफ इंजेस्टेड फूड एंड ऑल्सो एक्ट एज फूड ब्लेंडर।
It is located between the esophagus and the small intestine. It is located in the epigastric, umbilical and left hypochondric region of the abdominal cavity. ठीक हो गया बच्चों। आपका ईसोफेगस के बाद जो अगला पार्ट स्टार्ट होता है वो होता है स्टमक। स्टमक आपके ईसोफेगस को आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है। अगर आपसे कोई पूछे, मैं आपसे पूछूं कि बच्चों स्टमक का मेन मेजर काम बताओ क्या है, तो वो याद रखना स्टमक का मेजर काम हमारे पास है एक्यूमुलेशन या स्टोरेज ऑफ फूड। ये आपके फूड को स्टोर करके रखता है। आप जो वक्त बे वक्त खाते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है, तो हमारा सिस्टम अंदर इतना वेला नहीं बैठा हुआ कि आप जब भी कोई एक दो नवाले खाएं तो अंदर डाइजेस्टिव मशीनरी काम करना स्टार्ट कर दे। ये बड़ी महंगी मशीनरी है, इतनी सस्ती नहीं है कि हर एक एक दो पानी की घूंटों पे, जूस के, बर्गर, शवारमों पे काम करना शुरू हो जाए। वो आपके खाने को स्टमक स्टोर करता है। फिर जब एक खास क्वांटिटी हो जाती है फिर वो मशीनरी ऑन होती है। फिर स्टमक के अंदर एसिड सिक्रीट होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, स्टमक जूस सिक्रीट होते हैं, एंजाइम सिक्रीट होता है। फिर वो अब सारे फूड को मिक्स करता है, घुमाता है, उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करता है, उसको काइम में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये स्टमक का मेजर काम ये होता है कि आपके इंजेस्टेड फूड को, जो आपने खाया होता है, उसको एक्यूमुलेट करता है, उसको स्टोर करता है और एक्ट एज अ फूड ब्लेंडर, फूड को ब्लेंड करता है, फूड को मिक्स करता है। जिस तरह ग्राइंडर के अंदर फूड, आप शेकर के अंदर जब कोई चीज डालते हैं, मिल्क शेक बनाते हैं, तो कैसे उसको ब्लेंड करता है, गोल गोल घुमाता है। इसी तरह हमारा स्टमक भी हमारे खाने को गोल गोल घुमाता है, मिक्स करता है। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, आपसे एग्जामिनर पूछता है कि बच्चों व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द स्टमक। सारे बच्चे कहते हैं एपिगैस्ट्रियम एपिगैस्ट्रियम। याद रखना 3 रीजन्स के अंदर स्टमक फैला हुआ होता है। एक तो एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर, एक नीचे अम्बलाइकल रीजन के अंदर, और एपिगैस्ट्रिक रीजन के अगर आप लेफ्ट पे चले जाएं तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ये याद रखना बच्चों, 3 रीजन्स के अंदर स्टमक होता है, एपिगैस्ट्रियम, अम्बलाइकल रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ठीक हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, पार्ट्स ऑफ द स्टमक। बच्चों आपके स्टमक के 4 पार्ट होते हैं, कार्डिक पार्ट, फंडस, बॉडी, पाइलोरस। यहाँ से आप सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करें कि जहाँ से ईसोफेगस आपके स्टमक के अंदर एंटर हुआ है, इस जगह को कहते हैं कार्डिक स्फिंक्टर। क्या कहते हैं? कार्डिक स्फिंक्टर। इस रीजन को कहते हैं कार्डिक रीजन। उसके बाद ऊपर जो डोम शेप एरिया होता है इसे कहते हैं फंडस। फंडस एक डोम शेप एरिया होता है। उसके बाद आती है स्टमक की बॉडी। स्टमक की बॉडी आती है, पूरी जो स्टमक का आपको नजर आ रहा है ना, मेन हुजम, ये इसकी बॉडी है। उसके अलावा जहाँ बॉडी खत्म होती है तो यहाँ पे आ जाता है पाइलोरस, और जहाँ से स्टमक खत्म होता है और ड्यूडिनम स्टार्ट होता है, यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, उसे कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्टमक के स्टार्ट वाला स्फिंक्टर कौन सा था? कार्डिक स्फिंक्टर। और स्टमक के लोअर एंड पे जो स्फिंक्टर होता है उसे कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसी तरह स्टमक के 4 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट कार्डिक, फिर फंडस, फिर बॉडी, फिर पाइलोरस। ठीक हो गया। अब बच्चों ये जो फंडस होता है ना, ये फंडस का क्या काम होता है? ये फंडस का एक एमसीक्यू आता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ फंडस बताएं। फंडस जो है ना, इस जगह पे स्टमक के अंदर गैस एक्यूमुलेट होती है। जब आप किसी का एक्सरे करवाते हो ना, तो स्टमक का ये वाला जो रीजन होता है फंडस, ये फूला हुआ नजर आता है, व्हाइट व्हाइट नजर आता है। जब आप बहुत ज्यादा अब अफ्तारी के अंदर क्या होता है, आप लोग तुन के खाते हैं, अच्छा खासा खाते हैं, खाने के बाद सांस ही निकल रहा होता है, बैठ जाते हैं बस एक जगह पे, तो होता क्या है कि आपका स्टमक इस कदर फूल चुका होता है, और जो खाने के अंदर गैस, जो बैक्टीरिया गैस प्रोड्यूस करते हैं, उसकी वजह से आपका स्टमक का जो अपर पार्ट है फंडस, वो फूल चुका होता है। उस फूलने की वजह से देखो फंडस के ऊपर पड़ा हुआ है डायफ्राम। तो जब फंडस फूलेगा तो क्या करेगा? ऊपर डायफ्राम पे प्रेशर लगाएगा, डायफ्राम को मजीद ऊपर पुश करेगा। जब डायफ्राम मजीद ऊपर पुश होगा तो प्रॉपर्ली सांस नहीं लिया जाएगा, ऐसा लगेगा चीज पेट भरा भरा है, उल्टी आ रही है। ठीक है, तो ये फंडस का काम होता है कि फंडस में गैस को स्टोर करना होता है। कहता है द स्टमक इज कंटिन्यूस विद द इसोफेगस एट द कार्डिक स्फिंक्टर एंड विद द ड्यूडेनम एट द पाइलोरिक स्फिंक्टर। वही जो बताया है। द पाइलोरिक स्फिंक्टर का क्या काम होता है? ये आपके स्टमक और ड्यूडेनम के दरमियान ओपनिंग को बंद करके रखता है। ये देखो, हर वॉल नॉर्मली बंद होगा, कब ओपन होगा? जब उसमें खाना जाएगा। ठीक है, कहता है when the stomach is inactive the pyloric sphincter is relaxed and the open but when the stomach contains food the sphincter is closed। बच्चों ये ऐसी बात है जो आपको वाइवा के अंदर घुमा के रख देती है। कहता है आपकी बॉडी के सारे स्फिंक्टर नॉर्मली कॉन्स्ट्रिक्ट करके होते हैं, नॉर्मली आपके सारे बॉडी के स्फिंक्टर कॉन्स्ट्रिक्ट किए होते हैं, बंद हुए होते हैं ताकि कोई चीज मूव ना करे। लेकिन एक वाहिद स्फिंक्टर ऐसा है जो नॉर्मली रिलैक्स हुआ होता है, वो है पाइलोरिक स्फिंक्टर। खाना आपके स्टमक में नहीं है, आपका स्टमक खाली पड़ा है,
आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर रिलैक्स होगा, ओपन होगा। जैसे ही खाना आपके स्टमक में चला जाएगा, ये स्फिंक्टर फौरन कॉन्ट्रैक्ट करेगा और बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों है? बाकी बॉडी के अंदर उल्ट होता है। अब ईसोफेगस का स्फिंक्टर नॉर्मली बंद पड़ा होता है, खाना खाते हो तो खुल जाता है, लेकिन पाइलोरिक स्फिंक्टर खाना खाने से बंद क्यों हो जाता है? इसलिए बंद हो जाता है प्यारे बच्चों, क्योंकि स्टमक के अंदर खाने ने डाइजेस्ट होना होता है, खाने ने एक्यूमुलेट होना। मैंने आपको बताया है, एक एक दो दो नवालों पे डाइजेशन ही स्टार्ट होती। डाइजेशन स्टार्ट होती है जब एक लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इज प्रेजेंट इन योर स्टमक। आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर बंद हो जाता है ताकि जितना खाना है वो स्टमक में स्टोर होता जाए। एक दफा खाना आप खा के फुल हो जाते हो, फिर आपके फूड की मिक्सिंग स्टार्ट होती है, उस पर एंजाइम एक्ट करते हैं। जब वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है आपके स्टमक में, अब उसको इंटेस्टाइन में भेजना होता है, तब पाइलोरिक स्फिंक्टर खुलता है कि हाँ जी भाई अब ओके सीन है, अब आप आ जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, नॉर्मली ये पाइलोरिक स्फिंक्टर क्लोज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये याद रखना। फिर बच्चों, ये अजल से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि आपके स्टमक के अंदर 4 तरह के सेल्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाते हैं। म्यूकस सेल्स होते हैं, पैराइटल सेल्स होते हैं, चीफ सेल्स होते हैं, और एक नई आपके नॉलेज में मैं एडिशन करता हूँ, होते हैं जी सेल्स। बच्चों, जो म्यूकस सेल्स होते हैं ना, ये अल्कलाइन म्यूकस सेक्रेट करते हैं। इस म्यूकस का क्या काम होता है कि ये आपके स्टमक को अंदर से म्यूकस कोट कर देता है, ताकि जो आपका स्टमक एसिड सेक्रेट करे, तो एसिड इतना ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, उस एसिड की पीएच होती है 2 से 3। वो एसिड अगर आपके हाथ पे गिर जाए तो 1 सेकंड में आपका हाथ चला के राख कर दे। तो आपका स्टमक कैसे महफूज हुआ हुआ उस एसिड से? अल्लाह पाक ने स्टमक के अंदर एक म्यूकस की, एक अल्कलाइन म्यूकस की एक तय जमाई हुई है, जिसकी वजह से आपका एसिड जो है वो उस तय के अंदर अंदर रहता है, और उस तय से बाहर, उस लेयर से बाहर जो मस्कुलर स्टमक है उस तक नहीं जाता। अगर तो ये मसल जो म्यूकस लेयर डैमेज हो जाए तो क्या हो, आपका एसिड जो है आपके स्टमक को तो खा जाए, डिजोल्व कर दे। ठीक है, तो म्यूकस सेल का काम होता है ये अल्कलाइन म्यूकस सेक्रेट करते हैं, जो कि बेसिक इन नेचर होता है। पेराइटल सेल्स होते हैं, इनका क्या काम होता है बच्चों? पेराइटल सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl सेक्रेट करते हैं, और एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, उसे कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं, हम आगे जाके देखते हैं क्या होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। फिर होते हैं चीफ सेल्स, ये चीफ सेल्स पेप्सिन सेक्रेट करते हैं। ये पेप्सिन जब HCl के साथ मिलता है, HCl पीएच कम कर देता है, तो आपका पेप्सिन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिनोजिन के अंदर, एक्टिव एंजाइम के अंदर। फिर जी सेल्स, जी सेल क्या करते हैं? ये एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, that synthesize and secrete the हार्मोन गैस्ट्रिन। ये जी सेल गैस्ट्रिन हार्मोन सेक्रेट करते हैं। ये देखें, यहाँ पे भी सेल्स के नाम है और सेल का काम है। म्यूकस सेल क्या करेंगे? अल्कलाइन फ्लूइड म्यूकस सेक्रेट करेंगे, ठीक है ना। पेराइटल सेल क्या करेंगे? HCl इंट्रिंसिक फैक्टर सेक्रेट करेंगे। चीफ सेल पेप्सिनोजेन लाइपेज सेक्रेट करेंगे। जी सेल एंटेरो एंडोक्राइन सेल कहते हैं इनको, ये गैस्ट्रिन सेक्रेट करते हैं। अच्छा जी बच्चों, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है? Intrinsic factor is a glycoprotein secreted by the parietal or chief cells of the gastric mucosa. In human, it has an important role in the absorption of vitamin B12, cobalamin, in the intestine, and failure to produce or utilize intrinsic factor result in the condition pernicious anemia. A small amount of vitamin B12 is absorbed by passive diffusion without intrinsic factor. अच्छा जी बच्चों, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये MCQ भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, एग्जामिनर का पसंदीदा क्वेश्चन है। व्हाट इज इंट्रिंसिक फैक्टर एंड व्हाट इज पर्निशियस एनीमिया? अच्छा बच्चों, विटामिन का आप सबको आइडिया है ना, कुछ विटामिन होते हैं इसेंशियल विटामिन, कुछ होते हैं नॉन इसेंशियल विटामिन, ठीक है ना। इसेंशियल विटामिन कौन से होते हैं? जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, हम बाहर से खाते हैं ताकि हमें हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो। और नॉन इसेंशियल विटामिन वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है और हमें उनको खाने की जरूरत नहीं होती। तो इसेंशियल विटामिन के अंदर एक विटामिन है विटामिन B12, जिसे कहते हैं कोबालामिन। ये नॉर्मली आपको किन किन चीज़ों से मिलता है? आपको गोश्त, मीट से मिलता है, फिश से मिलता है, आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल, साग, पालक, ग्रीन वेजिटेबल, इनसे मिलता है। अब आपने खा ली, विटामिन B12 बॉडी में चला गया, विटामिन B12 साहब पहुंच गए आपके स्टमक में, लेकिन तब तक आपके स्टमक में एब्जॉर्ब नहीं होते जब तक स्टमक के सेल, पैराइटल सेल या चीफ सेल एक ग्लाइकोप्रोटीन सेक्रीट करते हैं, जिन्हें कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। ये इंट्रिंसिक फैक्टर बच्चों क्या करते हैं? ये इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के साथ जाके मिलते हैं और विटामिन B12 को उठा के बॉडी के अंदर ले जाते हैं और एब्जॉर्ब करवा देते हैं। ये देखो डायग्राम देख रहे हो, इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं प्रेजेंट होगा, ये इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं मौजूद होगा, तो क्या होगा? विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा।
इस विटामिन B12 का काम ये होता है कि इसने आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड बनाना होता है। कैसे बनाना होता है वो आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि हाउ विटामिन B12 एंड विटामिन B9 इज इन्वॉल्व इन ब्लड फॉर्मेशन। बहरहाल आपने इतना याद रखना है कि अगर ये विटामिन B12 बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी, जिसे कहते हैं अनीमिया। ब्लड की कमी को कहते हैं अनीमिया। तो पर्नीशियस अनीमिया का मतलब ऐसी कंडीशन जो कि विटामिन B12 की अनएब्जॉर्प्शन की वजह से अनीमिया होता है, उसे कहते हैं पर्नीशियस अनीमिया। और विटामिन B12 की अनएब्जॉर्प्शन का मतलब है कि इंट्रिंसिक फैक्टर ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन B12, देखो ना, विटामिन B12 की थोड़ी सी अमाउंट जो है ना वो इंट्रिंसिक फैक्टर के बगैर ही डिफ्यूज कर जाती है बॉडी के अंदर, लेकिन वो बहुत थोड़ी सी अमाउंट होती है। वो अमाउंट इतनी इनफ नहीं होती कि वो हमारी बॉडी की ब्लड रिक्वायरमेंट पूरी कर सके, एनीमिया हो जाता है। ठीक हो गया ये सवाल, ये बात समझ आइए आपको कि जब आप का स्टमक आपका इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं सेक्रीट करेगा तो आपका विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा। विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ब्लड में, बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी, अनीमिया हो जाएगा। और ऐसे अनीमिया को कहते हैं पर्नीशियस अनीमिया। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ और जो डायग्राम है ये आपको बच्चे फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। यहाँ से देखें, स्टमक, विटामिन B12 एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। एसिड ने क्या करना है, आपने गोश्त खाया, मीट खाया, उस एसिड ने आपके मीट को डिग्रेड करना है, उसको डाइजेस्ट करना है। डाइजेस्ट करेगा तो क्या होगा, उस मीट से विटामिन B12 कोबालामिन रिलीज हो जाएगा। अब आपके स्टमक में विटामिन B12 पड़ा हुआ है, आपके पेरेटल सेल कहते हैं भाई जल्दी जल्दी इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करो, इस विटामिन B12 को पकड़ो और ड्यूडेनम के अंदर ले जाओ। इन द ड्यूडेनम B12 बाइंड्स टू इंट्रिंसिक फैक्टर। अभी इंट्रिंसिक फैक्टर आपके विटामिन B12 से अटैच हो गया, ठीक है ना। इस इंट्रिंसिक फैक्टर ने क्या करना है, आपके B12 को इलियम में ले जाना है और आपके B12 को स्टमक से उठा के इलियम के थ्रू आपके ब्लड में वापस भेज देना। खाना आया स्टमक में, स्टमक से इंट्रिंसिक फैक्टर ने B12 को उठाया, अब विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर का एक बॉन्ड बन गया। अब ये बॉन्ड चला गया ड्यूडेनम के अंदर, ड्यूडेनम से जेजुनम के अंदर, जेजुनम से इलियम के अंदर, इलियम के अंदर जाके ये दोनों चीजें अलग हो जाती हैं। विटामिन B12 अलग हो जाता है, इंट्रिंसिक फैक्टर अलग हो जाता है। ये विटामिन B12 जो है ना, इलियम इसको पकड़ के वापस ब्लड में भेज देता है, ठीक है। तो जब इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा, विटामिन B12 ब्लड में जा ही नहीं सकता, तो ब्लड में क्या होगा, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से अनीमिया हो जाएगा। उसको कहते हैं पर्नीशियस अनीमिया। क्लियर। फिर बच्चों, स्टमक के बाद आपकी आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन वो पार्ट है जो आपके स्टमक को लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बच्चों 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ड्यूडेनम सबसे पहले, फिर जेजुनम, फिर इलियम। कहता है द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंटिन्यूअस विद द स्टमक एट द पाइलोरिक स्फिंक्टर एंड लीड्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन एट द इलियोसिकल वॉल। जहां से आपका स्टमक खत्म होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, उस जगह पे एक वॉल्व होता है, उसे कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। और जहां आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होती है और लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, वहां पे एक वॉल्व होता है, उसको कहते हैं इलियोसिकल वॉल्व। इलियोसिकल वॉल्व का मतलब है वॉल्व बिटवीन योर इलियम एंड योर सीकम। सीकम इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इलियोसिकल वॉल्व कहाँ पे होता है, जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर रही होती है। अच्छा जी, आपको याद होना चाहिए कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये 2.75 से लेके 10.49 मीटर लॉन्ग है। एक एवरेज बंदे के अंदर 3 से 5 मीटर लंबी होती है, ठीक है। इट लाइज इन द एब्डोमिनल कैविटी सराउंडेड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। इसके 3 पार्ट हैं। ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट है, शॉर्टेस्ट होता है, वाइडेस्ट होता है और मोस्ट फिक्स पार्ट होता है। ड्यूडेनम फिक्स पार्ट होता है, मूवेबल पार्ट नहीं होता। ड्यूडेनम की कितनी लेंथ होती है, 0.25 मीटर। उसके बाद आता है आपका जेजुनम। जेजुनम ना मिडल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसकी लेंथ होती है 2.5 मीटर, ठीक है। ड्यूडेनम की थी 0.25, इसकी है 2.5 मीटर। फिर आता है जेजुनम। जेजुनम जो होता है ना बच्चों, ये जो लार्जेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। इसकी लेंथ होती है 3 से 3.5 मीटर। जो जेजुनम है ना, वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का 2/5 बनाता है, और जो इलियम है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का 3/5 बनाता है। तो मेजोरिटी किसकी है, इलियम की। कहता है द मेजेंट्री अ डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम सपोर्ट्स एंड अटैचेस द जेजुनम एंड इलियम टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। अब मैंने आपको बताया था मेजेंट्री। बच्चों, मेजेंट्री में एक फैट की लेयर होती है, ठीक है, आपने इतना याद रखना है। वो इन आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को ना होल्ड करके रखती है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। एक आपकी एब्डोमिन की आगे वाली वॉल है इंटीरियर, और एक पोस्टीरियर वॉल है।
पोस्टीरियर वॉल से अटैच करके रखते हैं ताकि वो अपनी जगह पे फिक्स रहें। वरना आप देखें, अगर मैं एक बहुत बड़े से पाइप को जब गट्ठा बना के एक छोटी सी जगह पे रख दूं तो कितना चांस है कि वो पाइप एक दूसरे में उलझ जाए, उनकी आपस में गिरा लग जाए, ठीक है ना, वल्वला बन जाए वहां पे। तो अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी इंटेस्टाइन को 40 मीटर लॉन्ग इंटेस्टाइन है आपकी, जिसको अल्लाह पाक ने सुकेट के आपकी बैली के अंदर रखा हुआ। कैसे रखा हुआ है? मिजेंट्री की वजह से। मिजेंट्री इनमें आपस में उलझने नहीं पैदा होने देती, इनको आपस में इनकी नॉट नहीं लगने देती। ये बच्चों एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ये आपने डिफरेंस एज इट इज रट्टा मारना है, इसको पेस्ट करें अपने दीवारों पे, शीशों पे, दरवाजों पे। ये एज इट इज क्वेश्चन आता है, आपने पूरे का पूरा छापना है। सबसे पहले एपिथीलियम। ड्यूडेनम के अंदर होती है कोलमनर स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम और उसमें फ्यू गॉबलेट सेल्स होते हैं। जेजुनम के अंदर कोलमनर स्ट्रेटिफाइड बॉर्डर होता है और गॉबलेट सेल्स होते हैं। और ड्यूडेनम के अंदर भी कोलमनर एपिथीलियम होती है और गॉबलेट सेल। अच्छा बच्चों, ये प्लस और डबल प्लस का मतलब है कि ड्यूडेनम के अंदर कहता है फ्यू गॉबलेट सेल, थोड़े से। ड्यूडेनम के अंदर ज्यादा गॉबलेट सेल और इलियम के अंदर बहुत ज्यादा गॉबलेट सेल्स होंगे, ठीक है। अब विलाय की बात करें तो ड्यूडेनम के अंदर जो है ना ब्रॉड स्पैचुला शेप्ड विलाय होते हैं। जेजुनम के अंदर टंग शेप्ड विलाय होते हैं डिफरेंट हाइट्स के, और इलियम के अंदर फ्यू थिन फिंगर शेप्ड विलाय होते हैं, ठीक है। अब लैमिना प्रोप्रिया की बात करें तो ड्यूडेनम के अंदर ना क्रिप्ट्स होती हैं। क्रिप्ट्स आप कह लो जिस तरह स्पाइक्स होती हैं ना, जिस तरह खाली जगह होती हैं, उनको कहते हैं क्रिप्ट्स। अगर मैं जिगजैग एक पैटर्न बनाऊं तो जिगजैग के अंदर एक ऊपर की तरफ उभार है और नीचे डिप्रेशन, जो डिप्रेशन होता है ना उसे कहते हैं क्रिप्ट। तो लैमिना प्रोप्रिया के अंदर कहता है ड्यूडेनम के अंदर क्रिप्ट्स होती हैं और पायर पैचेज नहीं होते। पायर पैचेज आप समझ लो एक लिम्फॉइड टिश्यू होता है, उसे कहते हैं पायर पैचेज, ठीक है, लिम्फ नोड होती है। ज्यूजिनम के अंदर आ जाए तो ज्यूजिनम के अंदर क्रिप्ट्स होते हैं, डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स होते हैं, लेकिन पायर पैचेज नहीं होते। इलियम के अंदर क्रिप्ट्स भी होते हैं और अच्छे खासे पायर पैचेज होते हैं। ये एमसीक्यू आता है, पायर पैचेज आर मोस्ट कॉमनली सीन इन विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो आपने इलियम पिक करना है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आखिरी पार्ट होना है इलियम, उसके अंदर होते हैं पायर पैचेज, ठीक है। सब म्यूकोसा के अंदर बात करें तो ड्यूडेनम के अंदर हमारे पास म्यूकस सेक्रेटिंग ड्रेनर्स ग्लैंड होते हैं। जेजुनम के अंदर हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल्स होती हैं, और इलियम के अंदर हमारे पास पायर पैचेज होते हैं, ठीक है। ये टेबल के 4 पॉइंट है, आपने एज इट इज याद करना है। अगर आप देखो, अगर तो क्वेश्चन आता है ना 10 मार्क्स का, तो आप इसके अंदर अपनी तरफ से भी डिफरेंसेस लिख सकते हैं। आप सबसे पहला डिफरेंस लिखें कि इनकी लेंथ का, कि ड्यूडेनम की लेंथ इतनी है, जेजुनम की लेंथ इतनी है, इलियम की लेंथ इतनी है। फिर आप लिखेंगे कंजम्पशन, कि जो ड्यूडेनम है वो जेजुनम है वो 2/5 पार्ट बनाता है, इलियम 3/5 बनाता है, ठीक है। और आप मोबाइलिटी की बात करें कि ड्यूडेनम जो है ना वो नॉन मोबाइल पार्ट है, फिक्स पार्ट है, जेजुनम और इलियम मोबाइल है। 3 डिफरेंस तो मैंने आपको ये बता दिए हैं, बाकी 4 ये हैं, 7 हो गए। एक का डिफरेंस आप खुद मजीद देख लें, आपको काफी डिफरेंस मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबरिंग के लिहाज से देखना, ज्यादा नंबर का इसको ज्यादा लिखना। फिर बच्चों पेरिटोनियम इज एंट्री, इसको छोड़ दो, जितना मैंने आपको बताया इतना ही बड़ा है कि पेरिटोनियम जो येलो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ना, ये मेजेंट्री है। ये एक सीरियस मेम्ब्रेन होती है, क्लोज सैक होता है, इसके अंदर सीरियस फ्लूइड होता है। ये करता क्या है कि आपके जो जीआईटी के ऑर्गन्स होते हैं ना, उनको अटैचमेंट प्रोवाइड करता है और उनको पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ कनेक्ट कर सकता है। इसका एक और काम ये होता है कि ना फिजिकल बैरियर के तौर पर काम करता है, इन्फेक्शन को फैलने नहीं देता। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब पेरिटोनियम, यहाँ से आपने एक चीज याद रखनी है, पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या होता है बच्चों? आप पेरिटोनियम समझ लो, आपके बॉडी के, आपके पेट के अंदर जितना सब कुछ पड़ा हुआ है ना, वो एक सीरस मेम्ब्रेन के अंदर पड़ा हुआ है। उस सीरस मेम्ब्रेन को कहते हैं पेरिटोनियम। अगर आप किसी का पेट काटो, डाइजेस्ट करो, तो ऐसा नहीं है पेट डाइजेस्ट करने के बाद फौरन ही आपको अंदर से सारा जो खून और वेसल और सारे विसरा ऑर्गन नजर आएंगे। एक झिल्ली होती है, एक रैपर होता है, उस रैपर को कहते हैं पेरिटोनियम। जब आप उस रैपर को खोलते हो ना, उसके अंदर आपका सब कुछ प्रेजेंट होता है। जिस तरह आप समझ लें, आप जानवरों के अंदर, कुर्बानी के अंदर आपने देखा है ओझल, ठीक है। अच्छा, पेरिटोनियम के कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो पेरिटोनियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको कहते हैं इंट्रा पेरिटोनियल स्ट्रक्चर। इंट्रा का मतलब इनसाइड। फॉर एग्जांपल स्टमक हो गए, आपकी इंटेस्टाइन्स हो गए, ठीक है। कुछ बच्चों ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपके पेरिटोनियम के बाहर प्रेजेंट होते हैं, पेरिटोनियम की बैक साइड पर प्रेजेंट होते हैं, पेरिटोनियम से बाहर होते हैं, उनको कहते हैं रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किडनीज, याद रखना किडनी एमसीक्यू में आता है, किडनी इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन।
फिर आपके कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं बच्चों जो कि आपके पेरिटोनियम के अंदर 50% अंदर होते हैं, 50% बाहर होते हैं, उनको कहते हैं सब पेरिटोनियल ऑर्गन। The term subperitoneal refers to tissues that is deep to the peritoneum and includes the extraperitoneal space, the ligaments, the mesentery, and the suspended organs. Organs whose surfaces are covered by peritoneum are therefore subperitoneal. ठीक है, देखो बच्चों, तीन कैटेगरी होती है ऑर्गन की। पहले ऑर्गन वो जो कम्प्लीटली पेरिटोनियम के अंदर होते हैं, उन्हें कहते हैं इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन। कुछ ऑर्गन होते हैं जो कम्प्लीटली पेरिटोनियम से बाहर होते हैं, उनको कहते हैं रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जिनकी आगे वाली एंटीरियर सरफेस तो पेरिटोनियम के अंदर होती है, लेकिन बैक साइड से, एक साइड से पेरिटोनियम से बाहर होते हैं, डेफिशिएंट होते हैं, उन्हें कहते हैं सब पेरिटोनियल ऑर्गन्स। यहाँ से आप देखें इंट्रापेरिटोनियल, मेजेंट्री, रिट्रोपेरिटोनियल, ये आपको यहाँ से सारे नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, ये बड़ी बच्चों इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में आती है, एमसीक्यू में आती है, वाइवा में पूछते हैं कि बच्चों इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन कौन कौन से हैं, रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कौन कौन से हैं। तो इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन के अंदर आपका स्टमक आ जाता है, फर्स्ट 5 सेंटीमीटर एंड द 4th पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम आ जाता है, ठीक है ना, जेजनम, इलियम आ जाता है, सीकम आ जाता है, अपेंडिक्स आ जाता है, ट्रांसवर्स कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, अपर थर्ड ऑफ द रेक्टम, ये सब सारी चीजें इंट्रापेरिटोनियल, इनको ऐसे ही रहता मारना, इनमें कोई समझने वाली बात नहीं है। रिट्रोपेरिटोनियल के अंदर बच्चों ये ऑर्गन आ जाते हैं, इनको याद करने का निमोनिक है, वो है सैड पकर, SADPUCKER, सैड पकर। तो एस से सुप्रारीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, सबको पता है किडनी के ऊपर ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, उन्हें कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ए से एओर्टा, इंफीरियर वेना कैवा। डी से ड्यूडेनम, एक्सेप्ट द प्रॉक्सिमल 2 सेंटीमीटर द ड्यूडेनल कैप। जो प्रॉक्सिमल 2 सेंटीमीटर होता है ना, जो पहले वाला 5 सेंटीमीटर होता है, वो इंट्रापेरिटोनियल होता है, बाकी सारा रिट्रोपेरिटोनियल होता है। आपके पेनक्रियाज, आपके यूरेटर, आपके कोलोन, कोलोन के अंदर भी कौन से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पार्ट, जो ट्रांसवर्स कोलोन है वो आपका इंट्रापेरिटोनियल, और जो सिग्मोइड कोलोन है वो भी आपका इंट्रापेरिटोनियल है, ठीक है। हम आगे जाके पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट, उसके 4 पार्ट्स आगे आएंगे, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। तो जो असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलोन है ना, वो रिट्रोपेरिटोनियल है, और जो ट्रांसवर्स और सिग्मोइड कोलोन है वो इंट्रापेरिटोनियल है। फिर आपकी बच्चों किडनी रिट्रोपेरिटोनियल है, आपका इसोफेगस रिट्रोपेरि, आपका रेक्टम, ये सारे रिट्रोपेरिटोनियल है, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं जी लिवर एंड गॉल ब्लैडर। बच्चों जो लिवर एंड गॉल ब्लैडर है ना, इनको एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। ये लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, जो लिवर होता है ना, यहाँ पर सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, आपकी बॉडी का सबसे बड़ा और मेजर ग्लैंड है लिवर। ये आपके एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड इसलिए होते हैं क्योंकि डायरेक्टली ये आपकी डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, ये अपना डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव जूस बना के आपके स्टमक और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट कर देते हैं, जो आपके फूड को वहाँ पे डाइजेशन के लिए जरूरी होता है, ठीक है। आपके लिवर के अंदर क्या क्या होता है, लिवर के अंदर आपके अमाइनो एसिड से ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, आपके कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन होती है, आपके कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है, आपके फैट की प्रोडक्शन होती है थ्रू लाइपोजेनेसिस, आपका बाइल प्रोड्यूस होता है। ये 5 काम आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए लिवर के, कि लिवर क्या होता है और लिवर का क्या काम होता है। लिवर के बच्चों ये 5 काम होते हैं। यहाँ से आप डायग्राम के अंदर देखें, आपको नजर आ रहा है लिवर का राइट लोब और लेफ्ट लोब। लिवर को राइट और लेफ्ट लोब में कैसे डिवाइड करते हैं, एक लिगामेंट होता है, उसे कहते हैं फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये लिगामेंट आपके लिवर को राइट लोब और लेफ्ट लोब में डिवाइड करता है। इस फेल्सीफॉर्म लिगामेंट के लोअर एंड पे एक लिगामेंट होता है, उसे कहते हैं राउंड लिगामेंट, ठीक है। अब आपके लिवर के नीचे एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं गॉल ब्लैडर। समझ आ गई? अच्छा, कहते हैं जो बाइल है ना, इट इज प्रोड्यूस्ड इन द गॉल ब्लैडर एंड सेक्रेटेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूरिंग फूड डाइजेशन। यहाँ पे तो हमने लिखा हुआ है कि जी प्रोडक्शन ऑफ बाइल किसका काम है। प्रोडक्शन ऑफ बाइल किसका काम है? लिवर का काम नहीं है, गॉल ब्लैडर का काम है। गॉल ब्लैडर क्या करता है? बाइल बनाता है और उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट कर देता है। गॉल ब्लैडर क्या है? गॉल ब्लैडर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द लिवर। लिवर की इंफीरियर सरफेस, लिवर की लोअर सरफेस पे होता है, और इसकी लेंथ होती है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा एक ऑर्गन होता है, उसे कहते हैं गॉल ब्लैडर। इससे हमारा जो अगला टॉपिक है ना, वो है बिलियरी कैनालिकुलाई सिस्टम। उसमें आपका हम बाइल की प्रोडक्शन, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास सब कुछ पढ़ेंगे, उसमें आपको डिटेल से पढ़ूंगा। अभी आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि लिवर, गॉल ब्लैडर के ये 5 काम होते हैं। फिर आता है आपका जी आगे पैनक्रियास। पैनक्रियास आपका एक पेल ग्रे कलर का ना एक ग्लैंड होता है, जिसका वजन होता है 60 ग्राम। इसकी लेंथ होती है 10 से 15 सेंटीमीटर। एक जो लंबा स्केल होता है ना, वो 15 सेंटीमीटर का होता है, छोटा स्केल। तो 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये एपिगैस्ट्रम के अंदर और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर।
इसका बच्चों आपको एक ब्रॉड हेड नजर आ रहा है, एक आपको इसकी बॉडी नजर आ रही है, एक आपको इसकी टेल नजर आ रही है। 3 पार्ट होते हैं। पेनक्रियाटिक हेड होता है, बॉडी होती है, टेल होती है। अब यहाँ से आपको एक चीज नजर आ रही है जिसे कहते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। ये पेनक्रियाटिक डक्ट जो है ना, ये आपके ड्यूडिनल पेपिला के थ्रू आपके ड्यूडिनम में ओपन हो रही है। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि सारी चीजें क्या हैं, हमारा अगला टॉपिक है। अभी आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि इस पेनक्रियास के अंदर एक जूस बनता है, उसे कहते हैं पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, वो पेनक्रियाटिक जूस ड्यूडिनम में सेक्रीट होता है। कैसे सेक्रीट होता है? पेनक्रिया की एक डक्ट होती है, वो ड्यूडिनम के अंदर एक सुराख के थ्रू ड्यूडिनम के अंदर अपना पेनक्रियाटिक जूस फेंक देती है फूड की डाइजेशन के लिए। ड्यूडिनम के अंदर वो जो सुराख होता है ना, उसे कहते हैं ड्यूडिनल पेपिला। क्या कहते हैं? ड्यूडिनल पेपिला। और वो वाली जगह, वो वाला एंगल जहां पे सुराख के थ्रू पेनक्रियाटिक डक्ट ने एंटर होना है, उस एरिया को कहते हैं एम्प्यूला, एम्प्यूला ऑफ वेटर। ठीक है, अच्छा जी। अब पेनक्रियास ना आपका बड़े मजे का ग्लैंड है। ये पेनक्रियास 2 काम करता है। एक इसका काम होता है एक्सोक्राइन फंक्शन, एक होता है इसका एंडोक्राइन फंक्शन। बच्चों आपको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में तो फर्क पता है ना? एंडोक्राइन का मतलब होता है दे आर डक्टलेस, इनकी डक्ट नहीं होती, और एक्सोक्राइन का मतलब होता है डक्ट। तो कैसी पॉसिबिलिटी है कि एक ही ग्लैंड के अंदर डक्ट वाला भी काम हो रहा है और बगैर डक्ट वाला भी काम हो रहा है? डक्ट वाला क्या काम है कि जो आपका पेनक्रियाटिक जूस होता है ना, वो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में चला जाता है। तो ये जो काम है ना, इसको आप कहते हो एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ पेनक्रियास। और एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पेनक्रियास क्या है कि आपका पेनक्रियास इंसुलिन और ग्लूकागॉन बनाता है और इसको बगैर किसी डक्ट के, बगैर किसी पाइप या बगैर किसी नाली के डायरेक्ट आपके ब्लड में सिक्रीट कर देता है। इसे कहते हैं एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पेनक्रियास। ठीक है, योर पेनक्रियास प्ले अ बिग रोल इन डाइजेशन। इट इज लोकेटेड इनसाइड योर एब्डोमेन जस्ट बिहाइंड योर स्टमक। आपके स्टमक के पीछे पड़ा होता है पेनक्रियास। जैसे आपके लिवर के पीछे गॉल ब्लैडर पड़ा होता है ना, उसी तरह आपके स्टमक के पीछे पेनक्रियास पड़े होते हैं। ठीक है, ये आपके हाथ जितना होता है बस। डाइजेशन के दौरान क्या होता है कि पेनक्रियास जो है ना, ये एक जूस बनाता है जिसे कहते हैं पेनक्रियाटिक जूस। इन जूसेस के अंदर एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, ये एंजाइम क्या करते हैं? आपके खाने के अंदर जो शुगर, फैट, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड होते हैं ना, उनकी ब्रेक डाउन करते हैं। अच्छा जी, अब आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि बच्चों क्या ये पॉसिबल है कि एक बंदे का हम पेनक्रियास निकाल दें और बंदा जिंदा रहे? तो आपने कहना है इट इज पॉसिबल टू लिव विदाउट अ पेनक्रियास, बट व्हेन द एंटायर पेनक्रियास इज रिमूव्ड, पीपल आर लेफ्ट विदाउट द सेल्स दैट मेक इंसुलिन एंड अदर हार्मोन्स दैट हेल्प मेंटेन सेफ ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल. These people develop diabetes mellitus type 2, which can be hard to manage because they are totally dependent on insulin shots. These are a few things you must completely avoid, such as alcohol, fried, greasy, high food, such as creamy sauce, fast food, full fat, meat, dairy, anything fried. These foods can cause your pancreas to release more enzyme at once than it normally would, leading to an attack. ठीक है, कहते हैं कि अगर आप किसी का पैनक्रियास निकाल दो तो क्या वो जिंदा रह सकता है? आंसर ही जिंदा रह सकता है, लेकिन उन लोगों के अंदर डायबिटीज होने का चांस बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आपका पेनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। उस इंसुलिन का काम ये होता है कि आप जो खाते हैं ना, उसकी शुगर को, उसके ग्लूकोज को आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होने देता। इंसुलिन का ये काम होता है कंज्यूम करवा देता है, आपके सेल्स को ग्लूकोज उठा के देता है कि भाई ये लो। जब इंसुलिन नहीं होगी, पेनक्रियास नहीं होंगे, तो क्या होगा? इंसुलिन ही नहीं होगी बॉडी में, ऐसे लोगों में डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों को अल्कोहल, फ्राइड फूड, जो फास्ट फूड होता है, फ्राइड चीजें होती हैं, ऑयली, इन चीजों से परहेज करना पड़ता है, क्योंकि इन चीजों की वजह से क्या होगा कि आपको एक तो आपकी बॉडी के अंदर फैट्स होंगे, उन फैट को डाइजेस्ट करने के लिए आपको चाहिए होगा लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम कौन बनाता है? पेनक्रियास। जब पेनक्रियास नहीं होगा तो फैट डाइजेस्ट नहीं होगा, ऊपर से ग्लूकोज भी बॉडी में इकट्ठा हो जा रहा है, डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 बढ़ जाएगा। तो ऐसे लोगों के अंदर अटैक होने का खतरा होता है। किसका अटैक? शुगर का अटैक, डायबिटीज का अटैक। ठीक है ना, तो ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके जो पेनक्रियास है उनके अंदर कितने तरह के सेल्स होते हैं, उनकी क्या क्या सिक्रीशन होती है, उनका क्या क्या फंक्शन होता है। अल्फा सेल होते हैं, बीटा सेल होते हैं, डेल्टा सेल होते हैं, पीपी सेल होते हैं, एप्सिलॉन सेल होते हैं। जो अल्फा सेल्स होते हैं ना, वो ग्लूकागॉन सेक्रेट करते हैं। उनका काम होता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना। जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, तो उसको मैनेज करने के लिए बॉडी ग्लूकागॉन सेक्रेट करती है, ताकि बॉडी के अंदर जो है ना ग्लूकोज, स्टोर्ड ग्लूकोज, उनको उठा के सेल के अंदर भिजवाया जाए। फिर बीटा सेल्स होते हैं आपके पेनक्रियास में। बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। इंसुलिन का काम होता है आपकी बॉडी के ग्लूकोज लेवल को कम करना।
यानी कि आपकी बॉडी के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया हुआ तो उसको कम करते हैं, नॉर्मल लेवल पे लेके आते हैं। फिर डेल्टा सेल्स होते हैं, ये सोमैटोस्टैटिन रिलीज करते हैं। हमने एंडो में जाके पढ़ेंगे, आपने पढ़ा था एफएससी में कि ग्रोथ हार्मोन होता है जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। तो सोमैटोस्टैटिन का काम ही होता है कि उस ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है, यानी कि उस ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस सिक्रीशन नहीं होने देता। फिर है पीपी सेल, पैनक्रियाटिक पेप्टाइड सेल। ये क्या करते हैं कि आपके पैनक्रियाटिक जूस को, डाइजेस्टिव सेक्रीशन को रेगुलेट करते हैं। फिर होते हैं ई सेल, एप्सिलॉन सेल। ये एक सेक्रीशन रिलीज करते हैं जिसे कहते हैं ग्रेलिन। ये ग्रेलिन सेक्रीशन, इसका काम होता है और एक्सीजेनिक। बच्चों ये आपके लेवल से ऊपर की बात है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। एप्सिलॉन सेल जो सिक्रीट करते हैं ना ग्रेलिन, इसका काम ये होता है कि आपको कैसे पता चलेगा हमारी बॉडी में कि अब भाई खाना खाना है, भूख लगी हुई है, सेटाइटी सेंटर एक्टिवेट होगा। हमारी बॉडी में अल्लाह पाक ने एक ऐसा ब्रेन में सेंटर रखा है जो कि इस चीज का अंदाजा लगाता है भाई अब ग्लूकोज की कमी हो गई है बॉडी में, अब बंदे को भूख लगवानी है ताकि वो खाना खाए और ग्लूकोज आए। इसको कहते हैं ओरेक्सीजेनिक फंक्शन, यानी कि भूख लगवाने का फंक्शन। या आप इसको इस तरह कह सकते हो, बल्कि नहीं, आई एम सॉरी, यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ओरेक्सीजेनिक का मतलब होता है आपको अवेक करके रखना। सॉरी, मैं इसको किसी और सेंस में ले गया था। ओरेक्सीजेनिक, देखो आपकी दो कंडीशन होती हैं, या तो आप सोए होते हो या आप जाग रहे होते हो। सोए हुई कंडीशन को कहते हैं स्लीपिंग कंडीशन और अवेकिंग कंडीशन को कहते हैं ओरेक्सीजेनिक कंडीशन। तो ये जो है ना हार्मोन ग्रेलिन, ये आपको जगा के रखता है, आपको एक्टिव करके रखता है। ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि पेपर्स में बच्चे खाते हैं ताकि वो उनको नींद ना आए और ज़्यादा देर तक जो है ना अपने आप को एक्टिव रखें। मैं आपको ऐसी मेडिसिन का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वरना आप लोगों ने लेना शुरू कर देना। तो ये बड़ी डेंजरस मेडिसिन होती हैं। ये क्या करती हैं, इनको ओरेक्सीजेनिक फंक्शन होता है, ठीक है। ये आपको नींद नहीं आने देती है, आपको जगा के रखती हैं। इसी तरह जो आपका पेनक्रियास में एक पोर्शन है, एक सेल है, उसे कहते हैं एप्सिलॉन सेल। ये सेल ऐसा हार्मोन रिलीज करता है जो आपको जगा के रखता है, वेकफुलनेस रखते हैं, आपको नींद नहीं आने देते, ठीक है। तो ये बच्चों 5 उसके पेनक्रियास के सेल हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं कि नेम द सेल ऑफ पेनक्रियास, देयर सेक्रीशन एंड देयर फंक्शन। तो ये टेबल एज इट इज उठा के आपने वहाँ पे ड्रॉ कर देना। फिर आता है जी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। आपकी लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से जहाँ पे मिलती है ना, जहाँ से स्टार्ट होती है, वहाँ पे एक वॉल्व होता है, इलियोसिकल वॉल्व, ठीक है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके एनल केनाल तक जाती है। इसकी लेंथ होती है 15 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर वाइड होती है। इसके बच्चों 5 पार्ट्स होते हैं। सीकम, प्रॉक्सिमल एंड, जहाँ से स्टार्ट होती है लार्ज इंटेस्टाइन, पहला पार्ट होता है सीकम। उसके बाद आता है अपेंडिक्स, जिसको अक्सर हम देखते हैं अभी अपेंडिक्स हो गया। अपेंडिक्स, वो अपेंडिक्स नहीं होता, वो अपेंडिक्स के अंदर खुदा ना खास्ता अगर आपके फूड का पार्टिकल चला जाए तो उस अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसे कहते हैं अपेंडिसाइटिस। उसका ऑपरेशन होता है, आपके अपेंडिक्स को रिमूव कर देते हैं, उसे कहते हैं अपेंडेक्टमी, ठीक है। तो ये अपेंडिक्स बेसिकली कोई बीमारी नहीं है, अपेंडिक्स एक स्ट्रक्चर का नाम है। उसके अलावा आपका कोलॉन आता है। कोलॉन के 3 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट, असेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन। फिर आपकी रेक्टम आती है, फिर आपकी एनल केनाल आती है। ये सारे पार्ट्स हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ना 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके आपको नाम पता होना बहुत ज़रूरी है और उनका हल्का हल्का सा नॉलेज हो। वो 3 स्ट्रक्चर्स हैं, एक को कहते हैं टीनिया कोलाई, एक को कहते हैं हॉस्ट्रा, एक को कहते हैं एपिप्लॉइक अपेंडेजेस। टीनिया कोलाई क्या है? टीनिया कोलाई आर 3 बैंड्स ऑफ स्मूथ मसल्स दैट मेक अप द लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर ऑफ द मस्कुलरिस ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेप्ट एट इट्स टर्मिनल। कहता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो मस्कुलरिस की लेयर है ना, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, उसके बाद मस्कुलरिस की लेयर आती है। उस मस्कुलरिस की लेयर के अंदर स्मूथ मसल के 3 लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स होते हैं जिनसे मिलके आपकी मस्कुलरिस लेयर बनती है। उन 3 बैंड्स को कहते हैं टीनिया कोलाई, ठीक हो गया। अगली चीज है हॉस्ट्रा। हॉस्ट्रा क्या है? दीज आर स्मॉल सेगमेंटेड पाउचेज ऑफ बाउल सेपरेटेड बाय द हॉस्ट्रल फोल्ड्स। ये देखें, ये आपको फोल्ड्स नजर आ गए, सेगमेंटेड पाउच फोल्ड्स, जो कि आपके क्या करते हैं, आपके बाउल को सेपरेट करते हैं आपके हॉस्ट्रा के साथ, आपके हॉस्ट्रल फोल्ड्स के साथ। समझ आ गई? टीनिया कोलाई भी नजर आ गया, मसल की लेयर। हॉस्ट्रा आपको स्मॉल पाउचेज नजर आ गए। तीसरी बात है एपिप्लॉइक अपेंडेजेस। कहते हैं जो एपिप्लॉइक अपेंडेजेस है ना, ये पेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपकी सीरस सरफेस ऑफ द बाउल से ओरिजिनेट करते हैं। और इनका काम क्या होता है? इनके अंदर ना बच्चों एडिपोस टिश्यू, फैट सेल्स भरे होते हैं और इनकी एक वस्कुलर स्टॉक होती है। सिर्फ इतना याद रखना है, 3 स्ट्रक्चर्स हैं, इनका नाम पता होना चाहिए और इनकी हल्का हल्का पता होना चाहिए चीज क्या है। जिस तरह टीनिया कोलाई क्या मसल लेयर है, 3 बैंड्स ऑफ स्मूथ मसल्स हैं,
ठीक है, जो कि मस्कुलरिस लेयर बनाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। इसी तरह होस्ट्रा के, होस्ट्रा जो है ना स्मॉल सेगमेंटेड पाउचेज एंड बाउल के, जो कि आपके होस्ट्रल फोल्ड से सेपरेट करते हैं आपके बाउल को। और एपिप्लॉइक अपेंडिजेस क्या हैं, ये आपके पेरिटोनियल स्ट्रक्चर है जिनके अंदर आपका एडिपोस टिश्यू और वस्कुलर स्टॉक होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर समराइज करें तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है, इंजेशन खाना खाना, मेस्टिकेशन खाने को चबाना, प्रोपल्जन उसको आगे पुश करना, मिक्स करना, उसके अंदर एंजाइम की सेक्रीशंस ऐड करना, उसको डाइजेस्ट करना, उसको एब्जॉर्ब करना लार्ज इंटेस्टाइन में, और जो फीसिस है उसको बॉडी से एलिमिनेट करना। ये एक समरी के तौर पे टेबल मैंने बीच में अटैच किया है, ये आप देखें कि माउथ के अंदर क्या होता है, फेरिंग्स के अंदर क्या होता है, ईसोफेगस के अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। ये आपको याद आना चाहिए। कई दफा ये भी आता है कि डायग्रामेटिकली या टेबुलेट ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम अलॉन्ग विद देयर फंक्शन, फिर आपने ये बनाना है। ये बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको एस्ट्रोलॉजी में फायदा देगी, एमसीक्यू में फायदा आएगा। ये आपको बता रहा है कि आपकी पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर किस किस ऑर्गन की क्या क्या एपिथेलियम है। तो आप देखें माउथ से लेकर लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर तक आपकी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। उसके बाद आपके स्टमक, पाइलोरिक स्फिंक्टर और ड्यूडेनम, इन तीनों के अंदर सिंपल कोलमनर एपिथेलियम होती है। फिर आपके जेजनम से लेकर आपकी रेक्टम तक सिंपल कोलमनर एपिथेलियम होती है, और आपकी एनल केनाल के अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। कौन सी होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटनाइज्ड, जिस तरह आपकी ओरल कैविटी में होती है। ठीक है, जो ये 4 एपिथेलियम की टाइप्स बच्चों ये आपसे वाइवा में पूछते हैं, आपसे एमसीक्यू में आती है, तो आपने याद रखना है किस किस ऑर्गन के अंदर कौन कौन सी एपिथेलियम होती है। ठीक है, फिर ये एक बड़ी खूबसूरत डायग्राम मैंने आपके लिए अटैच किया, माउथ से लेकर एनल केनाल तक, देखो क्या क्या हो रहा है। माउथ से फूड किया फेरिंग्स में, फेरिंग्स के 3 पार्ट है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स। इन तीनों का काम होता है इंजेशन, फूड को खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, फेरिंग्स अंदर लेके जाते हैं। फिर इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर ड्यूडेनम, जिजनम, इलियम, सारे स्ट्रक्चर एंड पे एनल केनाल तक, एक्सक्रीशन तक। ठीक है, ये भी एक डायग्राम है, इसके अंदर भी जो मैंने पढ़ाया वही लिखा हुआ है, इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। वही है कि मैकेनिकल डाइजेशन किधर हो रही है, केमिकल डाइजेशन किधर हो रही है। ठीक है ना, यहाँ से चीज़ें याद रखनी है। ये लास्ट पे एक डायग्राम है, डायग्राम मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, यहाँ से देख लें, सारे ऑर्गन का नाम लिखा है, उनका काम लिखा है। ये समरी है, आप पूरा लेक्चर पढ़ के एक दफ़ा आप पेपर में इसको रिवाइज करेंगे, आपको सब कुछ याद करें, पूरा लेक्चर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एक दफ़ा डायग्राम देखना, सब कुछ याद हो जाएगा। ये देखो, ठीक है, ये स्टेप्स इन डाइजेशन ये लिखा हुआ है, सारे स्टेप आपको आने चाहिए, जुबानी आने चाहिए, लिखने के लिए कुछ भी हो आपने चीज़ें ड्रॉ करनी है, एक एक चीज़ बतानी है। ये बच्चों दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें बेशुमार प्रॉफ के क्वेश्चंस बनते हैं, ये हर बच्चे को फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। For any queries, join us on our social media sites.